वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद और लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स वाला हमारा जो होगा लास्ट नहीं सेकेंड यूनिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। छोटा सा ये इनऑर्गेनिक पूरी वैसे छोटी सी है, आसान है। इनऑर्गेनिक का बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, मैं ये बोलूंगा बस प्रैक्टिकल्स वगैरह में ग्रेविमेट्री में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, चीजें मैक्सिमम काम हो जाएगा। यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ही क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हीं को हम ज्यादा फोकस करेंगे। इसमें आसान है बहुत, मतलब 60 नंबर का होता है ना पेपर। हाँ, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये ऐसा पेपर होता है, जनरली जो 60 वाले होते हैं वो थोड़ा इजी होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल था, दैट वाज नॉट एट ऑल इजी, पर ना उसमें भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में से ही सवाल पूछे थे, क्योंकि फिर 60 नंबर का पेपर है, काफी चीजें जो है वो घुमा फिरा के ही पूछते हैं। ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही था, बट इतना सिंपल नहीं था। पर ये मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा सिंपल पेपर लगेगा आपको 60 नंबर का अभी तक। बिल्कुल लोड नहीं होगा, बहुत आराम आराम से एक डेढ़ घंटे के 3-4 लेक्चर होंगे। इससे कम ही पीवाईक्यू होंगे, पीवाईक्यू ज्यादा नहीं है। जो भी है रिपीटेड ही है काफी सारे, और इसके जो है वो पहले दूसरे यूनिट से काफी ज्यादा पूछते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। पीवाईक्यूज करेंगे साथ में। तो आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। जूनियर्स को वीडियोस शेयर करते रहिए, पढ़ाई लिखाई ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। टेस्ट वगैरह सभी के अच्छे ही जा रहे होंगे, आई होप सो। कोई भी बात हो बताते रहिए, काफी बच्चों से कॉन्वर्सेशन चलती ही रहती है, तो वो भी हम करते ही रहते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट हो, या फिर जूनियर्स पे मैं बोलूंगा फोकस करिए। काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो काफी उनको पता भी नहीं, वो खुद ही बोल रहे थे। मैं उनसे पूछता कि आपको वीडियोस कैसे मिली, किसी ने भेजी? तो वो कहते थे नहीं, सीनियर्स ने तो किसी ने नहीं भेजी, हमने खुद रैंडम सर्च कर रहे थे यूट्यूब पर तो ये मिला। तो उनके काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। तो यार उनको भी थोड़ी सी बातचीत करिए, उनसे फोकस रखिए कि हाँ यार आप भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मतलब मेरे पास तो आ रहे हैं मैसेजेस, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए जूनियर्स का। काफी सारे उन्हें डाउट्स होते हैं, काफी चीजें वो मांग रहे होते हैं मुझसे, तो ऑब्वियसली मेरा काम है उनको प्रोवाइड करना। बट हाँ, आपसे मैं यही बोलूंगा कि यार आप भी थोड़ी सी उनकी हेल्प करिए, और बाकी चैनल भी उनको भेज दीजिए, ताकि ये भी एक उनकी हेल्प ही हो जाएगी। और अपनी तरफ से जो आप अपने एंड से ज्यादा मदद कर सकते हैं वो करिए। ग्रुप्स पे कोऑर्डिनेट करते रहिए, उनसे जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने पास से लिख दीजिए कि इफ एनी जूनियर हैज, और हैव होगा, हैज होगा शायद, हैज एनी डाउट नहीं, हैव एनी डाउट देन ही और शी प्लीज डू टेक्स्ट मी। या आप मैसेज डाल दीजिए कि मैं बोलूंगा इन जनरल जहां पर भी जूनियर्स हो, ताकि मतलब इससे रिलेटेड सॉर्ट ऑफ लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ठीक। तो फिर आई थिंक स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ब्रीफ डिस्कशन ऑफ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो दैट इज लेंथेनम, सीरियम, ये सारे दे रखे हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोग देख सकते हैं। 5D1 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोगों का ही है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी चाहे तो याद कर सकते हैं जिनको याद हो सकती है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक्टोनॉट्स की हमारी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिनमें हम जैसे कि 5F7 और 5F14 वाले इंसानों को याद रखने। एटॉमिक नंबर 90 से 103 होता है इनका, 57 से 71 होता है। तो ये इनकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें मतलब क्या बताया जा सकता है, आप ही मुझे बताइए, कुछ और बता सकते हैं तो बता देंगे। देन हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। वैसे तो लेंथेनॉइड्स आपको मैक्सिमम +3 दिखाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। और जो आपके एक्टोनॉइड्स हैं उनके बारे में थोड़ी मैं अलग से बात करूंगी। एक्टोनॉइड्स का मैंने थोड़ा सा, जो एक्टोनॉइड्स में के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, एक दो स्लाइड्स में लगभग कुछ मतलब एंड में ले लेंगे, उसी में पूरा का पूरा एक्टोनॉइड्स निपटा देंगे। तो अब जो बात करते हैं वो कलर, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आयन एक्सचेंज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर एक्टिनॉइड्स के बारे में छोटा सा है, तो इसमें जो भी चीजें मैं लगभग करवाने वाला हूँ जो सिलेबस में, काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड है। तो कलर एंड स्पेक्ट्रा के हमने जो लिख रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जीडीली के जो मैंने कटआउट्स लगाए हैं, तो उसको पढ़ने से पहले आइए थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पता नहीं मैंने बात बताई थी या नहीं बताई डी एंड एफ में। अच्छा, कोई इंसान ऐसा है जो यहाँ पे बिना ट्रांजिशन एलिमेंट देख के मुंह उठा के यहाँ पर आ गया? कौन कौन है ऐसे, जल्दी बताओ मेरे बच्चों। हाँ देखो, मुझे पता लग गया तुम ही हो, कह रहा था मैं हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता कोई आए ना, तो बेटा जाओ जाके पहले देख लो, काफी कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी वहां पे। जो ट्रांजिशन रूल्स वगैरह करें, काफी आपको इसमें प्रॉब्लम हो। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे वहीं से रिलेट करूँ। तो पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, वो मैं खुद भी भूल गया। डीडी स्पेक्ट्रा जो होता है, वो हमारे पास जो है वो डीडी ट्रांजिशन का जो स्पेक्ट्रा होता है, जो हमारे पास कलर्स का बेसिकली पैटर्न ऑफ कलर को बोलते हैं स्पेक्ट्रा, या फिर आप समझ लीजिए जब मैं डिफरेंट, क्योंकि मैं कलर की बात करूं वो सिर्फ यूवी सॉरी विजिबल रेंज तक ही सीमित रहेगा। तो स्पेक्ट्रा इज बेसिकली, अगर मैं अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को लगा रहा हूँ कुछ तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स का मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, उसको बेसिकली स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो डीडी स्पेक्ट्रा जो है वो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स देता है। तो आपको याद होगा थोड़े बहुत बैंड्स के बारे में, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते थे हमारे, एमिशन बैंड्स होते थे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वो याद रखना है जो आप समझ लिए कुछ तरीके से वो
एक सेकंड में आगे का लिख दो पहले। हुज पोजिशन चेंजेस फ्रॉम लिगेंड टू लिगेंड। तो जो हमारा पैटर्न होता है, आप ऐसा समझिए, जो हमारा पैटर्न होता है, किसका पैटर्न, डीडी स्पेक्ट्रा गिव एब्जॉर्प्शन बैंड हुज पोजीशन चेंजेस फ्रॉम, क्या लिखना था मुझे, लिगेंड टू लिगेंड एंड देन, तो जो डीडी के बारे में हमने क्या पढ़ा था डीडी ट्रांजिशन में, कि वहां पर हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ही हम कंसिडर करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं टू द इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल का जो मोशन है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो सेम ही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी के आगे फिर लेंथेनॉइड्स के स्पेक्ट्रा के बारे में मैं यहीं से डिराइव कर दूंगा चीजों को। तो डीडी स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन बैंड देता है जिसकी जो पीक है, जिसकी जो पोजीशन है, हुज पोजीशन चेंजेस, जो स्पेक्ट्रा है, जो पैटर्न है, वो चेंज होता रहता है एज पर लिगेंड टू लिगेंड। तो जैसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स लाऊंगा, वैसे ही मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट मेरी वेवलेंथ मुझे देखने को मिलेगी। एंड विड्थ, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का आप समझ लीजिए एरिया या लेंथ होगी, विड्थ बेसिकली ऑफ द पीक। अगर मेरे पास एक पिक्चर मिलेगी तो मैं कोशिश करता हूँ आगे लगाने की, तो देखते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में जो पिक्चर है वो देखेंगे। इज ग्रेटली ब्रॉडर, जैसा करता हूँ मैं पॉज करके पहले पिक्चर ही देख लूँ, अगर मिल जाए तो बढ़िया, वरना फिर देखते हैं। बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड्स, तो ये बात मैंने बताई थी कि लिगेंड्स का जो इन्फ्लुएंस वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो काफी सारा जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पर, वो हमारे लिगेंड्स की वजह से होता है। तो वही ये बात ये कह रहा है। सो द पॉइंट इज, जो डी डी ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, एक डी से दूसरे डी में हमने ऐसा देखा था ना, ये टी टू जी जी में हो जाता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ आ जाता है एंड सो ऑन। तो दिस इज बेसिकली माई डी डी ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, देन फाइनली कुछ ना कुछ वो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे फाइनली मुझे ग्राफ मिल गया। दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ एब्सॉर्बेंस विद एनर्जी है। यहाँ पे वेवलेंथ का भी आ सकता है, बिकॉज एनर्जी इज एस सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डी एक्साइटेड स्टेट का, यहाँ पर आप देखिए रेड वाला, तो ये आपका ग्राफ है। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं विड्थ काफी ज्यादा चौड़ी है पीक्स की, और यहाँ पे आप देखिए काफी ज्यादा पतली है। खैर इसकी हमें बात नहीं करनी, बिकॉज यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, मतलब यहाँ पे कोई भी लिगेंड वगैरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। अब जैसे ही लिगेंड का इन्फ्लुएंस आ गया, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा जो है वो पीक में ब्रॉडनेस आ गई। सेम आपको इसी टाइप का सॉर्ट ऑफ दिस आपको जो है वो एफ एफ के लिए भी मिलेगा, उसका रीजन मैं बताऊंगा, बट उसका भी सॉर्ट ऑफ लाइक दिस मिलेगा। वेर एज यहाँ पे डी का आप देखिए कितना जो है वो वाइड है। तो विड्थ बेसिकली जो है वो ग्रेट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो है लिगेंड वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये एनर्जी में फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो ये आई होप आपको मैंने दिखा दिया, तो आई थिंक अब थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। अब यहीं से बात करते हैं लेंथ नोट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री डी से थ्री डी में जा रहा होगा, यदि ये थ्री डी है टी टू जी होगा तो वो ईजी होगा, तो अगर वो फोर डी का होगा तो वो ये भी फोर डी होगा, तो डी एक्स वाई डिवाइड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डी जेड, सॉरी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है। इन्हीं में डी डी में आपस में काम हो रहा है। अब एक चीज एक और ये भी पॉसिबल है कि मैं फोर एफ से इलेक्ट्रॉन उड़ा के फाइव डी में पहुंचा दूं, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इन केसेस में जो स्पेक्ट्रा होता है वो लेंथेनॉइड में आता है। इसी बात पे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज माय लेंथेनॉइड्स का स्पेक्ट्रा की हम बात करेंगे। सो आई हैव इस लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स स्पेक्ट्रा, जो होता है ड्यू टू जनरली एफ एफ ट्रांजिशन लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, एफ और एफ में ट्रांजिशन की वजह से। नाउ द पॉइंट इज, क्या आप सभी को पता है जो एफ फोर एफ ऑर्बिटल है, जो फोर एफ ऑर्बिटल है वो कहाँ होता है सर, एटम में होता है किसमें, हाँ बेटा वो तो होता है। फोर एफ के बाहर कौन होता है सर, फोर एफ के बाहर होगा फाइव एस होगा, फाइव पी होगा, फाइव डी होगा, ये सारे होंगे। क्या आप सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ? क्या फोर एफ की फिलिंग पहले होगी या फाइव एस की, सर फाइव एस के लिए हम एन प्लस एल निकाल लेते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं आप, तो एन प्लस एल इसका आ गया पांच, इसका बताओ एन प्लस एल, सर इसका फोर, और ये सर ये तो सात आ रहा है वो भाई। अब फाइव पी की बात करो मुझसे बेटा, तो सर इसका एन प्लस एल आ रहा है, तो इसका मतलब फिलिंग फाइव एस और फाइव पी की होती है, हाँ बेटा इसी की होती है। तो इसका मतलब सर फाइव एस में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर फाइव पी में भरे जाएंगे, तब जाके हम फोर एफ में शुरू करेंगे, मतलब अंदर वाले में बाद में, हाँ कर सकते हैं, कोई वो थोड़ी मतलब बड़ी बात जो आप इतना शौक करो। सर बात तो सही है ना, लॉजिकल बात है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, अंदर बाहर से थोड़ी चलते हैं यहाँ पे। हाँ इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव कर रहे हैं तब उसके लिए मैं फाइव पी में से निकालूंगा, अगर मैंने उसमें भर रखूंगा एंड सो ऑन, फिर फाइव एस में, फिर अंदर की तरफ आएंगे, बट एनर्जी के अकॉर्डिंग भरने का इलेक्ट्रॉन, ये बात तो आपकी पता ही होनी चाहिए। तो जो फोर एफ का ऑर्बिटल है, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज डीपली एम्बेडेड इनसाइड द एटम, सर कैसे बोल सकते हैं बेटा, अभी बताया ना मैंने कि जो मेरा फोर एफ है उसके बाहर फोर डी भी है, सॉरी फाइव डी, फाइव क्या बोलना था, फाइव एस है, फाइव पी है, और हो सकता है फाइव डी भी हो। क्या आप सभी लोग मान रहे हैं ना इस बात को, सर मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। तो फोर एफ के जो ऑर्बिटल हैं दे आर एम्बेडेड डीपली इनसाइड द एटम, सही बात है। अब इससे क्या होगा, तो अब जो लिगेंड आएगा, थ्री डी में जब लिगेंड आ रहा था
क्या वो डी में ही अपने इलेक्ट्रॉन रख रहा था? सर बिल्कुल रख रहा था। मानते हैं ना सब इस बात को? हाँ सर, उसी में रखता है। 3D में आया तो जैसे कोई भी आप डी का कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, मान लीजिए आप इस ये कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, ये जहां भी आएगा लिगेंड आपका काफी पास आता है, 6 कोऑर्डिनेशन से। एंड आप कोई सा स्कैंडियम का बना लीजिए, कोई भी आप बना लीजिए, आप देखेंगे अगर 3D भरा हुआ है तो 4s में इलेक्ट्रॉन रख देगा, 4p में रख देगा, काफी ज्यादा वो पास रहते हैं। पर यहाँ क्या है, अगर मुझे लिगेंड्स में बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन 4f में सबसे अंदर, फिर उसके बाद 5s, फिर उसके बाद 5p, फिर उसके बाद जाके 5d खाली होगा। यहाँ पे लिगेंड कहेगा चलो यार यहाँ पे मैं अपने इलेक्ट्रॉन रख दूं, ऐसा ही होगा इनके कॉम्प्लेक्सेस में। हाँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इतना बाहर है। और एक केस में मेरे पास ये 3D आ गया, यहाँ पे आ गया 4s, यहाँ पे आ गया 4p। तो अगर लिगेंड यहाँ आएगा या तो यहाँ पर आएगा, जनरली दोनों ही जगह आते हैं। तो इसमें और इसमें डी इलेक्ट्रॉन की दूरी देखिए, किसमें, लिगेंड में, और डी इलेक्ट्रॉन्स में दूरी देखिए। और अब यहाँ पे लिगेंड में और 4f इलेक्ट्रॉन में दूरी देखिए, क्या कुछ पता लग रहा है? सर पता तो काफी कुछ लग रहा है कि लिगेंड 4f को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता भाई, इतनी दूर है। वेरएज यहाँ पे लिगेंड बहुत कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है, बहुत काफी ज्यादा ताकत रखता है, क्योंकि वो बहुत पास से डी इलेक्ट्रॉन के लिए। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, पास और दूर वाला, कि कैसे लिगेंड इन्फ्लुएंस कहां पर करेगा, किसको करेगा। अगर ये आ गया तो बस अब आप सब कुछ इजीली बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दे आर अनअफेक्टेड बाय द लिगेंड्स। क्यों होते हैं बेटा, समझा दिया मैंने। अनअफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या फिर ये बोलूं दे आर अनअफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सभी लोग मानते हैं इस बात को? सर बिल्कुल मानेंगे, अब तो 100%, 170% मानेंगे, बहुत बढ़िया। एज 4f इज डीपली एम्बेडेड, कहाँ पे डीपली एम्बेडेड है? इनसाइड, आप बोल सकते हैं एम्बेडेड इनसाइड द एटम। किसके बाहर है? आप लिख दीजिएगा 5s एंड 5p के इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा 4f है दैट इज शील्डेड बाय, 4f इज, मैं थोड़ी इंग्लिश काट काट के लिख रहा हूँ, इज एमआर काट रहा हूँ, मतलब इज एमआर नहीं और भी बात, शील्डेड बाय 5s and 5p from environmental factors such as नेचर एंड नंबर ऑफ लीडर्स। क्या ये बात आप सभी को समझ में? बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को लिखिएगा और नंबर बढ़िया मिलेंगे अगर इस टाइप का सवाल है। 4f शील्डेड बाय 5s फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? नेचर एंड नंबर, किसका? लिगेंड्स का। ठीक है सर। इससे क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड डज नॉट चेंज विद डिफरेंट लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10 हमारे पास क्या है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड था वो डी के, अगर मैं देखूं जैसे Fe3+ का जो मैं दिखा रहा था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर में कॉम्प्लेक्स ले आया, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स या उस पर्टिकुलर लिगेंड के केस में ऐसा है, किसी और के में हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, तो ये डी वालों में पॉसिबल है बट एफ वालों में पॉसिबल नहीं। 10 पोजिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, जिसको बेसिकली मैं कलर बोलूंगा, एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली कलर से ही रिलेटेड, क्योंकि आप एनर्जी लेके ऊपर जा रहे हो, जितनी ज्यादा आप एनर्जी अब्जॉर्व करोगे, मतलब बेसिकली आप डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी अब्जॉर्व करोगे, जो डिफरेंट की आप एमिट करोगे, उसी के हिसाब से आप फिर उसका जो कलर करस्पॉन्डिंग कलर करोगे। सब याद आ रहा है ना, मैंने लास्ट क्लास में उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स वालों में सब कुछ बता रखा है। तो पोजिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड दैट इज, जो कलर है वो डजेंट चेंज विद डिफरेंट लिगेंड्स। तो आपके जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, देयरफॉर आपका ये सवाल बनता है कि व्हाई एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स आर अनयूजुअली शार्प। तो उसका रीजन आप यही समझाएंगे। आप इस कहानी को जितना लंबा हो सके आप कुछ भी कर दीजिए, मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा, आप लाइनें छोड़ के, मतलब लाइनें छोड़ के तो मत लिखिएगा। हाँ, पेपर पेपर की बात कर रहा हूँ, मेन पेपर में आप क्या करिएगा, इसको और डिटेल में लिख दिएगा, किसी भी लेंथ नोट की वो लिख दिएगा जो मैं इनिशियली बना रहा था ना, 4f 5s 5p, तो आप दिखा दिएगा कि 4f कितना अंदर है, 5d कितना अंदर है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो वो बहुत ज्यादा चलेगा। तो आप इस तरीके से कहानी को आप आराम से इजीली लंबा कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इफ आई रिमेम्बर, ये एज अ बायोलॉजिकल ट्रेसर्स भी यूज होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल ट्रेसर्स। ट्रेस मतलब कि किसी भी जो ड्रग, बेसिकली ड्रग को पास करने के लिए, तो बायोलॉजिकल ट्रेसर्स, ट्रेसर्स मतलब, ट्रेस मतलब पता नहीं यार क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रेसर्स ऑफ ड्रग्स इन एनिमल्स एज दे कैन बी इजीली फॉलोड, क्योंकि उनकी जो पीक्स है वो ज्यादा वेरी नहीं कर रही ना, तो जिसकी वजह से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड होती है, तो हम काफी कुछ उससे पता लगा सकते हैं। और ये कैसे लगाते हैं ये हमारे, ना मुझे पता,
आपको पता होगा तो मुझे बता दिएगा, ताकि मेरी भी कुछ नॉलेज में इजाफा हो जाए। कैन बी इजीली फॉलोड इन बॉडी बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिकॉज देयर पीक्स आर नैरो एंड कैरेक्टरिस्टिक, तो उनकी पीक्स काफी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पानी उसमें डाला मैंने बॉडी में, तो पानी के साथ अगर पानी मिल गया तो उससे लिगेंड बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कोई और एटम मिला उससे कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट होंगे हमारे मॉलिक्यूल सर आगे, बट उनकी जो पीक है फिर वो वेरी नहीं करेगी ना, क्योंकि देख लिया हमने 4F काफी अंदर है, तो आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए। आई थिंक इससे पहले कि हम आगे जाएं, मुझे थोड़ा सा आपको सीरियम और यटरबियम के बारे में भी बात करनी थी, तो वो भी कर लें, अच्छा रहेगा। फिर आगे जो है वो अपने कटआउट पर चलेंगे। तो अब आप देखेंगे जैसे कि सीरियम 3+ है एंड यटरबियम 3+ है, ये दोनों लोग ना आपको कलरलेस मिलेंगे। आप कहेंगे ठीक है सर, इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या कोई एनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब भी होगा। बट द पॉइंट इज ये इनमें आई थिंक एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है, दोनों में कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। कॉन्फ़िगरेशन में देखें जरा, यटरबियम 3+ और सीरियम 3+, यटरबियम 3+ और सीरियम 3+ YB 3+। अगर इसकी 3+ की बात करूं मैं बेटा, तो ये 4F13 हो जाएगा, करेक्ट? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा अगर मैं 3+ वाले की बात करूं, और सीरियम 3+ वाले की बात करूं तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। मान दे सभी लोग? हाँ सर मान। तो सर ये अनपेड वो क्यों नहीं दिखाता कलर, उसकी उसी की मुझे बात बतानी है आपको। तो ये पता लग गया सबको, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ सर होता है, दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बट दे डोंट शो कलर, दे आर कलरलेस। क्यों होगा? अब कंसेप्ट बता रहा हूँ एक जनरल, आपका ये आई थिंक जेडीली में भी है, वैसे भी मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको कोई ऐसा सीन आए ना, तो आप सिंपली बोलिए वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई लेवल पर जा रहा होगा। अब वो जो है वो एब्जॉर्प्शन जो शो कर रहा होगा वो विजिबल रेंज में नहीं कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। हो सकता है पॉसिबल। अब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं एनर्जी ज्यादा कर दूं, एनर्जी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम, मतलब यूवी रीजन में चले जाएगी बात, सब लोग मानते हैं। वही एनर्जी में कम कर दूं, तो वो कम एनर्जी मतलब वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं मैं इंफ्रारेड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ग्रेटर देन वही अपना 8000 नैनोमीटर या 7600 एंगस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर निकल गया मुझे, 7600 एंगस्ट्रॉन्ग से ज्यादा बढ़ा दूं। सभी लोग आई होप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। सो वील सिंपली राइट के भाई ठीक है, कलरलेस है, इनके पास था इलेक्ट्रॉन, तो इनमें ट्रांजिशन हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है सर, बट दे डोंट एब्जॉर्ब इन द विजिबल रीजन। भाई ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो। अगर कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आप फंस जाए उसमें अपने एग्जाम में लिखते हो, तो ऐसा कुछ लिख दीजिएगा कि हाँ वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे पर वो कर रहे होंगे, मतलब छोड़ने से अच्छा है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो दिमाग में कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कोई कल को ऐसी मतलब एलिमेंट दे दे, गैडोलियम कुछ भी दे दे, मतलब जो आप जिसको बारे में आपको पता ही ना हो, तो आप उसका ये रीजन लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो दे शो एक्सेप्शनली। वैसे तो आई थिंक इन्हीं में से सवाल आएगा क्योंकि जेडीली में भी यही है, और बाकी देखा भी ये गया होगा प्रीवियस ईयर में, बाकी प्रीवियस ईयर में देखूंगा खैर, मतलब उससे बताऊंगा, मतलब बताएंगे वीडियोस में कि किन से सवाल बनना चाहिए। शो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द यूवी रेंज। तो यूवी रीजन में ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग यूवी में ये एमिट करेंगे। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो ट्रांजिशन होती है, आप याद करिए डीडी ट्रांजिशन। सर याद है क्या होता है डी ट्रांजिशन में बेटा? सर डीडी ट्रांजिशन में ये होता है कि एक डी से दूसरे डी में जाता है। हाँ सर। तो वो स्प्लिटिंग होती है। यस सर बिल्कुल होती है स्प्लिटिंग ऑफ डी। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो ध्यान से सुनिएगा, वो हो रही है फ्रॉम, सर F to F नहीं बेटा, फ्रॉम F to 5D। कैन यू बिलीव? 4F 5S 5P 5D इतनी ऊपर जाके होगा तो क्या एब्जॉर्प्शन खतरनाक नहीं होने वाली? हाई एनर्जी नहीं चाहिए होगी? सर बिल्कुल चाहिए होगी, बस यही आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा ये एब्जॉर्प्शन इतनी स्ट्रांग क्यों होती है? अब ये भी पूछा जाता है कि यार दिस एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्ट्रांग फॉर 2 रीजन। ये जो एब्जॉर्प्शन है उसके 2 रीजन है स्ट्रांग होने के। द वन इज, आप देखेंगे आपको डेल एल इक्वल टू 1 मिलेगा, दैट इज जिरार्ड्स एंड जिरार्ड, मतलब एफ में जो उसकी वैल्यू होती है क्या बोलते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये 3 होता है, इसमें 2 होता है। तो आपका डेल्टा एल -1 होता है, या बेसिकली +-1 होता है, कुछ भी आप ले लीजिए। और दूसरा जो है, जो आपका सेकेंड पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि क्यों इजी होता है, द रीजन इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोशन मतलब इधर से उधर जाना या ऊपर प्रमोट होना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज आयंस इज इजियर। मतलब क्या सर? बेटा बता रहा हूँ, अभी अभी मैंने आपको बताया इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, सर बताया आपने बिल्कुल। तो क्या आप सभी लोग इस बात को मानते हैं कि
सीरियम जो है वो 3+ होगा, हाँ। क्या उसमें F1 हिसाब होगा? हाँ सर बिल्कुल F1 होगा। आप चाहें तो दिखा दीजिए एक बार, बिल्कुल दिखा दूँ बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए सीरियम ये रहा। इसमें यहाँ पर आप देखिए पहले कहाँ से जाएगा, सबसे बाहर से दोनों, फिर उसके अंदर से बचेगा कौन सा, 5FN वाला। तो ये एक अनपेड इंसान बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा। तो अब क्या होगा, ये जो वो है F1 वाला है, अगर मैं इसको कहीं भी भेज दूं, कहीं भी भेजने का मतलब क्या है सर, मतलब मान लो 5D में भेजूं, तो क्या ये F0 हो जाएगा या नहीं सर, बिल्कुल हो जाएगा। F0 होना अच्छी बात है बुरी बात है, बस इतना मुझे बताओ सर। अच्छी बात है, खत्म हो गया। दूसरा YB3+, ये क्या होता है सर, ये F8 होता है, देख लिएगा आप कॉन्फ़िगरेशन में। अगर इसको मैं F7 कर दूं, अच्छी बात बुरी बात सर, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे आप बोल सकते हैं आपने एम्प्टी कर दिया, ठीक है, अगर चलो खुश हूं मैं, मेरा कम से कम एक अनपेड तो नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और इसका क्या सीन है सर, इसका ये सीन है कि इसको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिलेगी, बस ये दो रीजन है। तो ये मैक्सिमम काम हो गया। एक काम अब और देख लीजिए, इस पर भी सवाल बनने के चांस होते हैं कि ये दोनों, इन दोनों लोगों के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पर दे शो स्ट्रॉन्ग येलो कलर। जो जिन इंसानों ने, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो इसका आंसर अभी तक बता चुके होंगे मुझे। और जो बता चुके हैं, जो बताना चाहते हैं, वो वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखते चले हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ यार, मतलब एक्टिव लिसनर्स हैं हमारे पास जो सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मोबाइल लगा के जो है वो लेटे हुए हैं। जो जो भी है बिल्कुल लेट के वीडियो देख रहे हैं ना बेटा, जरा बैठ के नोट बना लो। क्या लेट के ये कोई तरीका होता है वीडियो देखने का? ऐसे थोड़ी ना होती है पढ़ाई, तमीज से करो। तो अब इनका जो रीजन आता है, दैट इज माई LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और हमें पता है इस केस में डेल्टा L तो हमेशा 1 होगा और डेल्टा S हमेशा 0 होगा, तभी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस कलरेशन शो करते हैं। आई होप कलर तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आ जाओ जरा अब अपने JDL के कटआउट पे। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो कलर है वो आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से। आप देख सकते हैं एलिमेंट जिनका, जिनमें मतलब विद NF इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर कलर। क्यों होता है? क्योंकि लगभग लगभग आपके जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। टेबल वेबल में लाया नहीं शायद, मतलब क्या ही करेंगे उसको। बाकी JDL में आप देख लीजिएगा। हाउएवर एलिमेंट्स इन अदर वैलेंसी डू नॉट हैव ऑल कलर सिमिलर टू दिस। ठीक है, कुछ भी बात करे जा रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पता है आपको कलर क्यों आता है? विजिबल रीजन की वजह से सर, बिल्कुल पता है। वेवलेंथ प्रमोट इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी तक जाना चाहिए सर, बिल्कुल बात सही बात है। लेंथ ऑर्बिट में क्या होता है? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पता है इस बात को? हाँ सर, स्प्लिटिंग से ज्यादा आपकी जो है वो स्पिन पर बात रहती है। मतलब इतना ज्यादा स्प्लिटिंग का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वक्त आपके 4F से ऊपर जा रहे होते हैं। ऑल क्योंकि, और वैसे भी आपका जो है वो लिगेंड का इन्फ्लुएंस नहीं होता ज्यादा, तो लिगेंड कहाँ से ब्रेक कर देगा, आपको बता दिया था ना मैंने। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि FF ट्रांजिशन इसलिए नहीं होता क्योंकि FF को भाई स्प्लिट नहीं कर सकते आप। इतना आसान थोड़ी है लिगेंड के लिए कि FF को यूं स्प्लिट कर दे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पर अब नहीं है। हाँ सर, ये बात हो गई। ऑल एलिमेंट्स, सॉरी, ऑल बट वन ऑफ द लैंथेनॉइड आयन शो एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल और नियर विजिबल रीजन। एक्सेप्शन क्या है? Lu3+, जिसका जो है वो फुल शेल होता है। ठीक है सर, ये आप देख लीजिए। कलर अराइजेस फ्रॉम FF ट्रांजिशन, फिर लेपोटिव ऑर्बिटन होते हैं। तो इसी वजह से आपको जो ज्यादातर कलर दिखेंगे वो आप काफी पेल दिखेंगे, कुछ कुछ जो कलर्स होंगे। ठीक है। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो F ऑर्बिटल्स हैं, एक तो उनमें खास, पहले तो बात भाई, उनमें जो कोई खास जो है वो स्प्लिटिंग नहीं होती। अगर होती भी होगी तो बहुत बेकार सी हल्की फुल्की होती होगी। क्यों होती होगी? क्योंकि दे आर लार्जली शील्डेड बाय दिस। आई होप आप सभी लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। कोई मुझे रीड करने की जरूरत थोड़ी, बच्चे थोड़ी हो जो आपको मैं रीडिंग करवा रहा हूँ बैठा के, ठीक है। तो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती विद डिफरेंट लिगेंड, लिखा रखा है मैंने आप सबको। तो वाइब्रेशन कैसे होती है? चेंजेस द एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड चेंज नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं हो रहा, फिर चेंज इलेक्ट्रॉन को क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेंथ और फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैल्यूज में, वो हमारे आई डोंट थिंक काम का है। और यहाँ पे इसका यूज लिखा हुआ है। फिर आई थिंक एक और यूज नहीं लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रांजिशन एलिमेंट वेयर DD स्पेक्ट्रा का के बारे में आपको दे रखा है ये चीज। लिगेंड टू लिगेंड, और पीक जो है वो ब्रॉड होती है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू गेट ट्रांजिशन। तो हमारे पास ये कहाँ पे पॉसिबल होती है सर? लेंथेनॉइड में होती है। तो ऐसी ट्रांजिशन आपको जो है वो ये सारी चीजें देती हैं वो। देयर पोजीशन इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड, सच ट्रांजिशंस आर, ये ब्रॉडर पिक्स। ठीक है सर, हो गया। देन हम बात करते हैं यहाँ पे लेंथेनॉइड्स के बारे में, बायोलॉजिकल ट्रेसर्स हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, पीक्स उनकी नैरो होती है, बात कर ली। फिर बात करी हमने इन लोगों की, ये कलरलेस होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन UV में। और फिर ये सारी चीजें आप देख ही सकते हैं। डेल्टा L इज इक्वल्स टू 1, दिस इज एन अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, बढ़िया बात है। देन फॉरबिडन FF ट्रांजिशन जो है वो लेपोटे फॉरबिडन होती है। आपको ये ना पूछे भाई लेपोटे फॉरबिडन क्या होती है। और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयंस इज इजियर, उसकी हमने बात कर ली। यहाँ पे F1 से आप पहुंचा दो तो इसको F0 हो जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन आपने लॉस कर दिया या कहीं किसी दूसरे ऑर्बिटल में पहुंचा दिया, तो इस पर्टिकुलर इंसान को इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो अगर इसने ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, एफ डी पीक्स आर ब्रॉड, ये आप इसको याद करना चाह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एफ से डी में, उनकी ट्रांजिशन जो है वो जो पीक्स होती हैं वो ब्रॉड होती है। देन यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर जो है भी पॉसिबल होता है किस किस केस में, दैट इज इसमें एक तो, और एक आपका मैंने समारिया बता दिया। तो आई होप आप सभी को ये छोटी मोटी चीजें जो है वो क्लियर होंगी कलर स्पेक्ट्रा की। अब इसी तरीके से थोड़ा सा काम करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर, और उनको भी निपटा देते हैं। कलर में थोड़ा ज्यादा काम करने को था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें इतना काम ज्यादा नहीं करना, तो आइए जल्दी से उसको भी निपटाते हैं। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में ऐसा करूँ पानी पी, क्या बता रहा था मैं, हाँ लास्ट लेक्चर में जो आपने देखा होगा मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी थी, किस तरीके से वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताया गया था कि म्यू बराबर, सर लिख दीजिए आप, म्यू बराबर अंडर रूट 4s × s+1, दैट इज स्पिन के बारे में बात होती है, या फिर n × n+1। आपको मैं बता दूं जो आप n है वो आपका s/2 का इक्वल होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर स्पिन/2। इसको कैसे मैं बता दूंगा अभी आपको समझा दूंगा अगर आपको समझना हो तो। सही लिखा है ना मैंने, सही n = s/2, क्या गलत लिख दिया बताना जरा कोई। तो 2n बराबर है, नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, ये स्पिन जो है वो इक्वल होती है 2n के। सही है, ये पहले वाला लिख दिया मैंने, पता नहीं अभी मैं देख के बताता हूँ, मतलब मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, रात ज्यादा हो रही, नींद आ रही है ऐसा लग रहा है मुझे। आई थिंक s बराबर n/2 होती है। हाँ ठीक है ठीक है, नींद आ रही है यार, कॉलेज गए थे ना, कॉलेज से आके मतलब रात भी थोड़ी ज्यादा हो रही है, नींद सी भी आ रही है क्योंकि कम सोया था। बट स्टिल लेक्चर रिकॉर्ड करके सोऊंगा आराम से। तो कहाँ तक यार मैं बातों में लग गया, हाँ ठीक है ये बात ठीक है, यहाँ तक स्पिन होगा, ये मैं बता दूंगा अभी, आपको याद रखिए, अगर नहीं बताऊँ तो मुझे याद दिला दिएगा। कैसे याद दिलाएंगे सर, कमेंट में दिला दिएगा ना, अगले लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने करी थी डी ब्लॉक के लिए, मैंने बताया था आपको क्या हो जाता है फॉर्मूला, सर बताया था। सर 4f के लिए नहीं होता, तो 4f में क्या सीन हुआ है सर, अभी अभी तो आपने बताया जो 4f है इट इज शील्डेड बाय 5d and 6s, तो उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ ऑर्बिटल मोशन दैट विल बी देयर, ठीक है। तो सर हम ये कैसे निकालेंगे, आओ जरा इसको समझते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है वो f ऑर्बिटल्स या f इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप समझ लीजिए काफी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुला निकाले जाइए। सर पहले सर आप कुछ भी बात कर लीजिए, पर आप चुपचाप इस l के बारे में बताइए क्या है। तो दिस l के बारे में मैं कहूँ, पता नहीं यार इसको लिखूं कैसे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं कैलकुलेट करना बता सकता हूँ, आप समझ लीजिए नेट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता है सबको, मतलब मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ऐसे ही नाम दे रहा हूँ मुझे लग रहा है। जैसे एफ के मैं डब्बे बना रहा हूँ, सात, 1 2 3 4 5, क्योंकि एफ में ही बात करेंगे ना उसकी, सात बना दिए। मान लीजिए एफ में एक इलेक्ट्रॉन है, अब एफ के ऊपर ना आप सभी के लिख दीजिए सबसे पहले जो है वो, अच्छा आपको सबको पता है जैसे dxy डिवाइडेड dz होते हैं, इन सभी में, इन सभी का एक अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, दैट इज dxy का +2, dz का +1, dz² का 0, ये होता है ना, ऐसे आपने आपको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। आपको याद क्या रखना है, बस ये रखना है, आप सिंपली ऐसे नंबरिंग लिखते भाई, मतलब सबसे पहले +3 वाले में आएगा, फिर +2, फिर 0, फिर इस तरीके से आएगा, डब्बे भरता हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए F1 कॉन्फ़िगरेशन है किसी इंसान की, तो उसके लिए हम निकालने का एल, तो जो एल की वैल्यू होगी वो आएगी 3 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 3, ठीक है सर। सर अगर कुछ और सिनेरियो बताइए, मान लो 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें बेटा 3 × 1 3, 2 × 1 2, और ये 1 × 1 1, तो 3 + 2 + 1 एल की वैल्यू होगी 6, ठीक है सर। सर अब इसमें बता दीजिए बेटा, सबको मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3 - 1 कैंसिल, 2 × 1 = 2 - 1 कैंसिल, 1 × 1 = 1 - 1 कैंसिल, 0 × 1 = 0, 0 × 1 = 0, हाँ कैंसिल, क्या एल की वैल्यू 0 आ गई, क्या एल की वैल्यू 0 आती हुई नजर आ रही है अगर मेरी कॉन्फ़िगरेशन F7 होगी, सर बिल्कुल आ रही है। सेम क्या F14 में भी होगा, हाँ। जिसको ये बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक आपको, तो एग्जांपल की मदद से और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट मी जस्ट टेक द एग्जांपल फॉर डिस्प्रोजियम whose configuration I think is sorry +3, xenon 4f9 5d0 6s0। तो यहाँ पे जरा f के 5 6 7 डब्बे बनाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए सारे, +3 +2 +1, 0 -1 -2 -3। अब करेंगे आइए एल निकालें, तो 3 2 = 6, 2 2 = 4, 1 1 = 1, 0 1 = 0, -1 1 = -1, -2 1 = -2, -3 1 = -3।
तो ये क्या हो गया आपका -6 हो गया मिला के, हाँ सर, तो -6 से माइनस प्लस छोड़ा तो एल की वैल्यू आ गई 5। तो इस पर्टिकुलर इंसान के लिए एल की वैल्यू आ गई 5। तो साथ के साथ मैं स्पिन भी सिखा देता हूँ। अब मेरी स्पिन जैसे इसकी मैं बात करूं, तो यहाँ पे स्पिन जो है वो क्या होती है सर, आपकी स्पिन या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ। तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी सर, वो जो भी होगी वो इन सभी के सेम होगी, तो मैं प्लस वाली कंसिडर कर रहा हूँ सीधे वालों की। तो सर इसकी प्लस हाफ हुई, इसकी भी प्लस हाफ, इसकी भी प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ। मुझे बताओ मैं कितनी बार प्लस हाफ ऐड करूं। सर आपको 7 दफा प्लस हाफ ऐड करना पड़ेगा। क्या ये मेरा S7/2 आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस क्या ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बाय 2 है? यस सर बिल्कुल आ जाएगा। सर इस वाले में बताइए सर, यहाँ पे देखिए बेटा, अगर यहाँ पे मैं देखूं इसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन है टोटल? सर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। सर इसमें देखिए आप, एक की प्लस हाफ, एक की माइनस हाफ, क्या वो कैंसिल हो जाएगी या नहीं? मुझे इतना बता दीजिए। सर हो जाएगी। एक की प्लस हाफ, एक की माइनस हाफ, क्या ये दोनों लोग आपस में कैंसिलेशन कर देंगे? हाँ। अब बचे ये लोग, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो अब मैं बात करूं मुझे क्या करना है सर, 5 बार प्लस हाफ को आपको ऐड करना है। तो सर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 1/2 को, तो 5/2। क्या ये बात सबको स्पिन की समझ में आई? बोलिए यस और नो। सर बहुत अच्छे से आ गई। क्या सभी को n/2 वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया? बताइए यस और नो। सर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बाय 2 इज बेसिकली अवर रिजल्टेंट स्पिन, इसको हम बोलते हैं। और इसको बेसिकली ये भी बोलते हैं कि n इंटू मैग्नेटिक ms, बेसिकली स्पिन नंबर। तो ये इसकी वजह से आता है। और हमें पता है ms की वैल्यू क्या होती है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो हम जनरली हाफ की वैल्यू ज्यूम करते हैं। इस रिजल्टेंट ऑर्बिटल नंबर को आपको कहीं कहीं हो सकता है लिखा हो L1 + L2। क्या होता है L1 + L2? देख के बताऊंगा बुक में जो भी होगा, पर निकालते कैसे एल की वैल्यू वो मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। तो ये एक चीज की बात होगी। अब एक और क्वांटिटी आ जाती है, जैसे हमारे पास जो ये बुक में आपको फॉर्मूला मिलेगा J, वो इक्वल होती है L+S के, ठीक है। और जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आता है वो ये बन जाता है J × J+1। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन जाता है। सर ये जी क्या आ गया? एल तो हमें समझ में, जे समझ में आ गया, चलिए L+S निकाल लेंगे, जे आ जाएगा। जी क्या है? तो जी एक बहुत गंदी सी क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला कुछ ही होता है। अब ये वैसे मैं बता दूं आपको, शायद एग्जाम में इससे तो नहीं निकल पाएंगे, बट इसके इससे रिलेटेड कुछ इंटरप्रिटेशंस कर दें तो दैट इज आई थिंक पॉसिबल। तो ये फॉर्मूला होता होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी यार बुक में दिखेंगे, इसका तो पता नहीं, मुझे भी याद भी रहा या नहीं रहा। नोटबुक भी चेक कर लूँ मैं, पता नहीं सही लिख रहा हूँ या नहीं। पर जो भी इस वाले का फॉर्मूला चेक करेंगे, तो ये कुछ इसका कॉम्प्लेक्स सा बेकार सा फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि, या आता भी है, अभी इसको मत देखिएगा। EU3+ इंसान, इस इंसान का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए? सर कैलकुलेट करके पता लगे तो बिल्कुल सही बेटा। तो म्यू बराबर G × √J × J+1 से करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। तो बेटा ये होती है 4f6। तो 4f6 में आप सब निकाल सकते हैं। हाँ सर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। सर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, स्पिन की वैल्यू 6/2 दैट इज 3 आ जाएगी। और सर जो एल है वो हम निकाल लें, अगर +3 +2 +1 +0। सर -1 कितने होगा? 1 2 3 4 5 और -1। सही लिख रहा हूँ ना इससे ये? तो क्या एल की वैल्यू भी आ गई थी? हाँ सर आ गई। अब सर जे की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी थी S+L, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा, ये जो आपकी वैल्यू है ये कब वैलिड होती है और कब नहीं होती है, इस बात को ध्यान से समझिए। जे की वैल्यू L+S तब होगी जब मेरा F में इलेक्ट्रॉन्स >7 हो। आपको पता है ना F7 में क्या हो रहा है? F7 में तो 0 हो रहा है वैसे भी। तो F7 में L की वैल्यू 0 हो रही है, तो उसके लिए हम कुछ बॉदर नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए। और ये जो केस आएगा ये मेरा है जहां पर मेरे F इलेक्ट्रॉन्स <7 है। In this particular case, I'll write the value of J as this. So this will become 3 - 3 that is equal to 0. J 0 आ गया। क्या मेरा म्यू 0 आएगा या नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए सर आप। तो अब यहाँ पे इसके ये निकल दिया ना मैंने। अब मैं इसके इंटरप्रिटेशन आपसे जो है वो उसके थ्रू देखूंगा, दैट इज इसी में पढ़ा दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बता दी। आई होप आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का आइडिया लग गया होगा, कैसे निकलवाएंगे तो नहीं, आई डोंट थिंक, मतलब जो बातें करेंगे वो जेडीली से रिलेटेड मैं उसको कटआउट में दिखा दूंगा। एक और आ सकता है आपका, हो सकता है ग्राफ करा देंगे, ग्राफ में आगे दिखा दूंगा, चलो ठीक है, बना हुआ तो है ही। तो यहाँ पर जैसे बात करी गई, इन दोनों के पास F0 है, इनके इसके पास F14 है। तो इनके पास कोई अनपेड नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मैक्सिमम आपको जो लेंथ है वो पैरा दिखते हैं, बट कुछ कुछ ही डाया है। तो ऑल अदर F स्टेट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या है, व्हाट डू कॉल इट, पैरा मैग्नेटिक है। एक्सेप्ट कौन सी स्टेट? जैसे कि आप देख सकते हैं लालू और एस सीरियम और Ytterbium 2 पॉजिटिव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी शायद आपका वो होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है सर। तो म्यू एस का फॉर्मूला दिखा दिया मैंने, S+L, ठीक है जी। मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटोस यूजिंग बोथ
बता दिया सर, बिल्कुल बता दिया। एल क्या है, अच्छा यहाँ पे देख लो, अच्छा वो लिख दिया उन्होंने, एल इज द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर। वो काफी कुछ सही लिख रहा था मैं तो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, नेट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। भाई मैंने मतलब सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये मैं सही लिख पा रहा हूँ नहीं, बट मैंने काफी कुछ मतलब कुछ कुछ चीजें मैंने सही लिख दी, मतलब तुक्का मार के, तो ठीक है, मतलब तुक्का अच्छा लग जाता काफी। फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन, मतलब बिल्कुल, मतलब ये तो मेरे दिमाग में ही था कि ये भी मतलब कुछ लिखा हुआ, अब ये याद ही नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसी कहा दिमाग में कुछ कुछ बना देते हैं, और भाई देखो काफी कुछ है वो तुक्का भी फिट हो गया, तो नसीब जब अच्छा रहता है तो तुक्के भी फिट हो जाते हैं, मानना पड़ेगा। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज यूजुअली क्वेंच आउट बाय, जो है वो आपका जो है वो इन्वायरमेंट, फर्स्ट रो ट्रांजिशन में जो क्वेंच हो जाता है, क्वेंच का मतलब शायद वैनिश, मतलब गायब हो जाता है। क्या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पता ही आपको, तो इसके बारे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो उन गरीबों के लिए ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। इन अमीर अमीरों के लिए क्या है वो, ये तो ये F0 वाले के बारे में बात कर ली, F7 वाले के बारे में, F14 वाले के बारे में, क्या सभी के बारे में बात कर ली हमने सर, बिल्कुल कर ली। इन लोगों के पास तो वैसे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ठीक है, हटा दो। गैडोलीनियम के बारे में भी हमने कुछ कुछ बात करी है, तो वो भी आप सभी लोग जानते ही होंगे, हमने कैसे उसका जो है वो निकाला है, एल की वैल्यू यहाँ पर F7 के लिए कुछ करो तो हाँ, एल यहाँ पे जैसे 0 आया, तो जैसे ही यहाँ F0 L0 आया, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, फॉर गैडोलिनियम एज वेल यू कैन यूज, यू कैन पुट द वैल्यू फॉर एल हेयर एज वेल, और आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बड़ा वाला फॉर्मूला भी एक, और क्या कहते हैं, लेंथ नॉट जो है वो डू नॉट ओबे सिंपल रिलेशनशिप, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको जैसा लगता है वो वैसे नहीं होते, आपको लगता है कि यार ये सिंपल फॉर्मूले से आ जाएंगे, पर नहीं आते, काफी कुछ जो है वो इनमें होता है। मैंने यहाँ बोल रखा है कि मैग्नेटिक मोशन, क्योंकि इनका क्वेंच आउट नहीं होता, मतलब वही शायद आई थिंक गायब नहीं होता, वैनिश नहीं होता, ये भी मैं तुक्का लगा रहा हूँ वैसे। बाकी जिसकी वो गायब बच्चे वो कमेंट में मीनिंग लिख दे क्वेंच, कोई नेट पे से नहीं देखेगा वो तो मैं भी देख सकता हूँ ना, आप में अगर आपको पता है, मैं पता तो लगे कि इसकी इंग्लिश जेनुअनली अच्छी है, तो जिसको क्वेंच का मतलब सच में पता हो वो एक बार लिख देना कमेंट में, बाकी जिसको नहीं पता हो तो गूगल पे चेक करके चुपचाप अपने घर चले जाइएगा, जैसे मैं भी चले जाऊंगा अगर कमेंट नहीं आया तो। Thus the magnetic moments can be calculated taking into account both the magnetic moment, ठीक है दोनों हम लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन बात पर आते हैं, जे इन लेंथेनॉइड्स दोनों को हम कपल करते हैं टू गिव अ न्यू क्वांटम नंबर दैट इज जे। जे क्या है, इन्होंने भी नहीं लिख रखा, देखो, शेल इज लेस देन हाफ फुल, तो मतलब 7 से कम पे, जब आपके साथ होंगे तो ये कर ली, सॉरी जब आपके 7 से ज्यादा होंगे तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। एल प्लस एस, फिर ये आ गया इंसान, पता नहीं कहाँ से है, इसको यूज भी करना चाहिए नहीं, क्या क्या पता करना, ये 1 into 1/2 लिखा है। अच्छा इसको मैंने फिर वो कर दिया ना सिंप्लीफाई, हाँ इसको मैंने सिंप्लीफाई करा भी या नहीं, पता नहीं, एनीवे ये 3/2 हो रहा है यहाँ पर। अच्छा फिर मैंने शायद उसको, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके मैंने उसको सिंप्लीफाई कर रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर रखा है मैंने उसको सिंप्लीफाई, ठीक है, नो नीड टू वरी। इसको मैंने 1 + 1/2 कर, और फिर बाकी सब एलसीएम वगैरह लेके कर रखा है मैंने, सब कुछ हिसाब किताब उसका, ठीक है। तो नो नीड टू वरी जो ये है वो मैंने लिखा, जिनकी मैथ अच्छी हुई वो समझ गए होंगे कि बस एलसीएम वगैरह में थोड़ा सा चेंज वो करा है मैंने, और इन्होंने, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज मैंने आपको EU3 पॉजिटिव के बारे में बताया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना चाहिए था लॉजिकली, सर 0 आना चाहिए था, आना चाहिए था या नहीं, सब मानते हैं इस बात को, हाँ सर मानते हैं, क्यों नहीं मानते, बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, अभी देखते हैं ना। ये लेंथ यूनिट्स के बारे में पहले सारी कहानी हो गई, ठीक है। फॉर मोस्ट एलिमेंट देयर इज एक्सीलेंट एग्रीमेंट, तो ये जो भी हम निकाल रहे हैं ना वैल्यूज, इन सभी के बीच में, और जो हमारे फॉर्मूलाज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है उनके बीच में काफी जो है वो बढ़िया जो है वो आता है एग्रीमेंट, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वही हमने कैलकुलेट करी थी, वही निकलती है एट अराउंड 300 केल्विन तक। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, आई थिंक ये आपका ग्राफ है, इसमें कुछ आपकी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। पर ये लोग इनके लिए नहीं होता, मतलब एग्रीमेंट, मतलब जो EU3 पॉजिटिव की वैल्यू मैं पेन पेंसिल से निकालूंगा, ये कैलकुलेटर से निकालूंगा, और समारियम की जो निकालूंगा पेन पेंसिल कैलकुलेटर से जो निकालूंगा, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से के आसपास नहीं है। अब इसका रीजन अगर कोई पूछ ले तो ऐसे ही लिख दीजिएगा कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो कांस्टेंट होता है वो आपका जो वो सिर्फ इतना होता है। अब ये क्या होता है ना मुझे पता ना आपको, तो आई डोंट थिंक ना करने की जरूरत। इसका मतलब क्या हुआ ये देख लीजिएगा, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट इज स्मॉल, मतलब नेक्स्ट स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में काफी ज्यादा स्मॉल डिफरेंस है। दैट मीन्स अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए इसको, हल्की सी भी एनर्जी मिल जाए, तो इट विल गेट प्रमोट टू नेक्स्ट हायर स्टेट, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली नीचे से ऊपर जा सकते हैं। मतलब अगर ये यूरोपियम किसका इंसान है, ये वो है, ओ यार बैठ, तो ये जो यूरोपियम है हमारा, ये किसका है, ये एक्टिनॉइड से या लेंथेनॉइड से, याद दिलाना। तो जो भी है, अगर ये लेंथेनॉइड है तो 4F से 5D की बात हो रही होगी, एक्टिनॉइड है तो ये 5F से 6D की बात हो रही होगी, तो वो काफी ज्यादा एनर्जी लेवल आपका जो है वो गैप कम है, तो इसकी वजह से इसको हल्का सा भी मौका मिलता है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर नॉट सोनली डिटरमाइंड बाय ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपकी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, ये यहाँ पर कहा गया है। और ये कैसे प्रूव हुआ, ये ऐसे हुआ कि जैसे ही आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करा बहुत लो टेम्परेचर पे,
तो वो जीरो के लगभग आसपास है। इसका मतलब आपका मैग्नेटिक मोमेंट कहीं ना कहीं शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ टेम्परेचर रहा होगा, या कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा, ये यहाँ पर कहने की बात। फिर यहाँ पे आप बाकी जो चीजें वो आप रीड कर सकते हैं, ये एल माइनस एस, एल प्लस है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी के बारे में, जैसे कि ये कौन है, आई थिंक ये डिस्प्रोजियम होलियम है, ये कार्बियम है, ये ईएम है, ये है, और ये एलयू है। इसके बाद जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे 3+ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 3+ की आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। ये बोलते हैं ग्राफ का ऐसा नेचर है, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, तो वो इसी वजह से, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का सीन रहता है थोड़ा सा, तो उसी वजह से ये बोलते हैं। तो आई थिंक दिस कंप्लीट्स आवर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। अब आई थिंक हम चल सकते हैं अपने लेंथ नोट कॉन्ट्रेक्शन पे। तो सिमिलर तरीके से करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें जान लेंगे, फिर अगेन अपने कट आउट पर आएंगे। तो करते हैं स्टार्ट इसको भी। तो लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये शायद उसमें भी लिखा होगा, फ्रॉम ला टू लू, मतलब फ्रॉम लेंथेनम, यार क्या लिखा हूँ स्पेलिंग में, मतलब नींद में आ रही है, स्पेलिंग में नहीं लिख पा रहा मैं फ्रॉम की। फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, जो आपका साइज है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा, और अराउंड 0.2 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आ जाता है। इट इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल खत्म। अच्छा जी सर, एल एन कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्रॉम, अब इसका इसके बारे में सर इतना ही लिखेंगे हम, नहीं थोड़ा और लिख लेते हैं। फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बताओगे जरा कहाँ रहा है सर? आपका जो, मतलब मेरा नहीं सर, लेंथेनॉइड्स का जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, वो आ रहा है आपका 4f, बिल्कुल सही बात। उससे क्या होता है सर? आप ये बता चुके हैं वैसे, कहाँ बताया था, शायद लास्ट लेक्चर में तो बताया था, इन 4f सबशेल आ जा रहा है। तो जैसे ही क्या होता है, और 4f सबशेल क्या है बताओ मुझे, 4f सबशेल में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एंटर्स इन 4f सबशेल, वो क्या है, विच इज बिलो, किसके बिलो, 5s एंड 5p। तो उसकी वजह से क्या होगा सर, जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन, जब वो नीचे आ रहे हैं अंदर वाले शेल में आ रहे हैं, बाहर आपके पहले से ही मौजूद है इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं उनको लॉजिकली रिपल्जन तो करनी ही चाहिए सर, बिल्कुल करनी चाहिए। और सर करेंगे भी, ऐसा कौन कह रहा है आपसे नहीं करेंगे, हाँ भाई बिल्कुल करेंगे। तो कुछ ना कुछ वो रिपल्जन करेंगे, बट इतनी ज्यादा रिपल्जन वो नहीं करेंगे। सर इतनी ज्यादा को क्या समझे भाई, इतनी ज्यादा का सिंपल सा मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, तो क्या प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे सर? बिल्कुल बढ़ रहे होंगे। क्या प्रोटॉन्स लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको खींचने की पावर भी बढ़ाएंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं? सर बिल्कुल। पर सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 4f में आ रहे हैं, ये कोशिश करेंगे कि हम धक्का दें, पर बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल, ये उतना ज्यादा धक्का नहीं दे पाएंगे, उतनी ज्यादा रिपल्जन नहीं दे पाएंगे, इतनी ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं शो कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ये एक तरीके से एफ जो है वो शील्ड कर रहा होता है, या फिर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिनिमम होता है, बहुत कम रिपल्जन होती है। ये लास्ट क्लास में भी बताया था, अब भी दोबारा बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्या होता है एक्चुअल में। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला सीन सब बोल के तो चले आते हैं कि हाँ भाई पुअर शील्डिंग होती है, भाई पुअर शील्डिंग होती तो है, रिपल्जन भी होती है, आपको ये भी बताने, पर रिपल्जन इतनी ज्यादा नहीं होती है। डोमिनेटिंग क्या होता है फैक्टर आपका, प्रोटॉन वाला फैक्टर डोमिनेट करने लगता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको साइज में कॉन्ट्रैक्शन, या जो है वो आपका साइज जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो आपका जो 4f सबशेल, इसके बारे में और अब आप बता सकते हैं हाँ कि 4f सबशेल का डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है सर, और क्या बता सकते हैं, इनका डिफ्यूज स्ट्रक्चर होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है इनका मिनिमम होता है। ये आई डोंट थिंक इतने लिखने की जरूरत है। फिर आप बोलेंगे जो जेड इफेक्टिव है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है, तो साइज जो है वो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। तो जेड इफेक्टिव इज बेसिकली जेड माइनस सिग्मा। आपका जब जेड क्या है, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पर सिग्मा आपका उतना नहीं बढ़ रहा है जितना आपका जेड बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप बात? उस, क्योंकि आपका जो ये शील्डिंग, पुअर शील्डिंग है, शील्डिंग कांस्टेंट होता है ना, तो आपको सिलेटरस रूल याद होगा, जेड आपका ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बढ़ रहा है वो। पर ये सिग्मा एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, सॉरी एक प्रोटॉन के हिसाब से बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप सभी को आराम से ये चीजें समझ में आ गई। तो ये क्या लिख रहा था मैं, z effective continuously increases so that size does, सॉरी continuously decrease। आई होप आपको समझ में आ रहा होगी चीज। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में अभी बात करूं, या इसी में दिखा दो यार, क्या कहते हो आप लोग? चलो यार इसी में दिखा देता हूँ।
तो जैसे कि इसके कटआउट पर आते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये तो होता ही है, ठीक है। बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीटली शील्ड द एक्सटर्नल न्यूक्लियर चार्ज, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन क्लोजर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल हो जाते हैं क्लोजर। बात इसी की तो बताइए, ये तो बताया मैंने या कुछ और बताया सर? ये बताया आपने, पुल हो जाते हैं क्लोजर। कौन करेगा पुल? भाई न्यूक्लियस ही करेगा, और कौन करेगा? तो ये आपका ऑर्डर होता है शील्डिंग इफेक्ट का, इसको आप याद रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन इन साइज जो है वो काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है सर जी। तो एल देख सकते हैं आपकी, इतना सिर्फ इतना ही आपका जो है वो साइज में डिफरेंस आता है। और बाकी यहाँ से क्या होता है, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स, वो आपकी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इंक्रीज एज साइज डिक्रीज। तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं फॉर स्पेसिफिकली लेंथेनॉइड। देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो आयन और साइज और चार्ज पे भी डिपेंड करती है। जैसे जब भी कोई भी लेंथेनॉइड का 3+ आयन होगा, ये lengthened ion change by only a small amount from one element to next, and their charge is the same, and so their chemical properties are very similar. तो lengthenoid जो 3+ है, सॉरी ल्यूटेटियम 3+ इज द स्मॉलेस्ट आयन है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि जो जितना स्मॉल आयन होता है, उसको आपको पता नहीं, ये एस ब्लॉक में बताया था, शायद बताया होगा मैंने, कि लिथियम पॉजिटिव सबसे स्मॉल होता है, उसको सारे लोग घेर लेते हैं, तो उसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो छोटा होता है तो उसको सारे के सारे पानी, सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेता है, तो ये हेविली हाइड्रेटेड होता है। और लेंथेनॉइड्स आपके जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह तो नहीं बनाते, पर Lu3+ स्मॉलेस्ट आयन है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। तो जितना छोटा इंसान उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जितने ये बड़े इंसान होंगे उतने जो है वो आपके जो है वो वीक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिमिलरली आई कैन से, जितना बड़ा इंसान होगा उतना बेकार बॉन्ड बनाएगा किसी भी इंसान के साथ। जनरली आपको पता है ना, जैसे साइज जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, तो सेम सीन यहाँ पर भी है। ये इंसान बड़े हैं तो ये जो है वो आपका क्या करते हैं, ज्यादा अच्छा कंपाउंड बनाते हैं इसके साथ भी, तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो इजीली ब्रेक होना मतलब कोई भी हाइड्रोक्साइड इजीली ब्रेक हो रही है, मतलब वो ज्यादा बेसिक है, सिंपल, खत्म। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका आ गया इसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। रेडियाई ऑफ 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये डिस्प्रोजियम एंड होलियम का सिमिलर हो जाता है, आर सिमिलर टू दैट ऑफ Y3 पॉजिटिव। इट फॉलोज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एकदम सिमिलर हो जाती हैं, तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। देन कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड से ये आ गया। तो एलिमेंट्स विच फॉलो इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, वो आपके बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं एज एक्सपेक्टेड। हमने कुछ एक्सपेक्ट करा था, पर हम वो एक्सपेक्ट करते ही रह गए, वो काम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। हमने एक्सपेक्ट ये करा था कि नॉर्मली साइज इंक्रीज होना चाहिए जैसे होता है, ठीक है। और वो स्कैंडियम वाले ग्रुप में हुआ भी, कैसे हुआ उसकी बात हमने कर रखी, क्योंकि लेंथेनम के बाद अब आएंगे ना, इस एल के बाद आते हैं ना आपके लेंथेनॉइड्स, तो इसी के बाद आएगा सारा का सारा गेम। तो इसके बाद हम एफ में भरेंगे, तो तभी से आपका सारा का सारा तांडव, सारा का सारा गेम जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा होगा। देन हमने काफी ज्यादा बात कर रखी है इस ग्रुप के बारे में इन द लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले लेक्चर, तो जाके देख लीजिए उसको, मुंह उठा के मत देखने आइएगा अभी तक। अगर कोई इंसान बगैर तो तरह एकदम बना हुआ है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए प्लीज। तो क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, ये जर्कोरियम, हाफनियम, नायोबियम, टेंटेलम, मोलिबेडनम, टंगस्टन, इनका साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनकी केमिकल सेपरेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और ये आप लोग पढ़ सकते हैं फिर। तो साइज जो है वो 3D वालों, सॉरी थ्री थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 5D वालों के काफी ज्यादा सिमिलर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड रो ट्रांजिशन दैट इज 4D एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये इनका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा कॉम्प्लेक्सिस की, अच्छा कॉम्प्लेक्स की भी बात हो गई ना इसमें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिस की भी बारे में बात कर ली। तो जो आपका इनके जो कॉम्प्लेक्सिस हैं किसके, अगर मैं हल्का सा बताना चाहूँ, थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ, जो आपके 3D वाले लोग होते हैं वो बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 5D वाले इतने बढ़िया नहीं बनाते। तो जनरली जो लेंथेनॉइड्स आयन है, इनका साइज जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 3D या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका जो साइज है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैं टीई से लिख रहा हूँ, इज हायर। लेंथेनॉइड आयंस, या आप लिख लीजिए इज बिगर, या आर बिगर आएगा ना, क्या हो गया इंग्लिश को, नींद की वजह से इंग्लिश भी हो गई। कितना ब्लेम कर रहा हूँ मैं इंग्लिश को, मतलब ज्यादा नहीं कर रहा, सॉरी नींद को, देखो क्या बोल रहा हूँ, कितना ज्यादा ब्लेम कर रहा हूँ मैं नींद, इतना नहीं करना चाहिए किसी चीज को। तो लेंथेनॉइड्स का साइन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लेंथेनॉइड्स का जो साइज है यार, वो लगभग आपको मिलेगा बट 1.03 से 0.86 की रेंज में। जो सीरियम का साइज है वो आप, सॉरी क्रोमियम आना चाहिए, क्रोमियम का साइज है वो आपको मिलेगा इतना। कितना सा है क्रोमियम, मतलब इसका आधा है लगभग, 60% मान लीजिए। तो क्रोमियम काफी ज्यादा छोटा इंसान है, तो वो बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये बोलते हैं कि यार इन पे चार्ज जो है वो +3 वगैरह आपको देखने को तो मिल रहा है, अच्छी बात है। तो आप बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, जिनका चार्ज ज्यादा हो, साइज छोटा हो।
इनका चार्ज तो ज्यादा होता है पर साइज छोटा नहीं होता, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनाने की मूड में नहीं रहता, ठीक है। तो इनका मूड थोड़ा ऐसे ही रहता है, ठीक है, सभी ये बात हो गई। तो लेंथेनॉइड डू नॉट फॉर्म आपके कॉम्प्लेक्सेस वेरी रेडिली, जबकि LN3 पॉजिटिव पर तो आपसे सवाल बोला जा सकता है कि भाई लेंथेनॉइड्स पर आपका 3+ चार्ज होता है, काफी ज्यादा हाई चार्ज होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाता? आप कहेंगे भाई साइज पे थोड़ी ना डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स बनाना। दो तीन चीजें बताई थी, साइज हो गया, चार्ज हो गया, और अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो आप यहाँ पे जो है वो साइज के गेम खेल दीजिएगा, उसके साइज वाई इनका जो है वो बड़ा होता है, तो साइज छोटा चाहिए अगर हम जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाए, तो आप ये बता सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट कर देगा लेंथेनॉइड के बारे में। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, दैट इज अवर सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स बाय आयन एक्सचेंज मेथड। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट वाज एक्टेनॉइड्स, तो इसको करते हैं अभी शुरू। So now we have separation of lanthanoids by ion exchange method. तो one of the most widely used method for the ion for the lanthanoid separation क्या होता है? हम डिफरेंट डिफरेंट लेंथेनॉइड का एक हमारे पास सोल्यूशन दे देंगे, उसमें बहुत सारे लेंथेनॉइड डाल देंगे, कहेंगे बेटा इसको सेपरेट करो बैठ के। अब ऐसा तो नहीं कि मैं देखूंगा कि ये रहा लेंथेनम आयन, ये रहा ल्यूटेटियम आयन, इसको पकड़ो 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 सीरियम आयन को, ऐसे थोड़ी करेंगे। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ केमिकली सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमारे पास ये मेथड होता है आयन एक्सचेंज। और भी मेथड आपको जेडीली में मिलेंगे, पर शायद सिलेबस में यही है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही आ जाएगा, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इसमें हम यूज क्या करते हैं? इसमें हम एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम होता है रेजिन। रेजिन इज समथिंग आई वुड से दैट कुड बी एन एसिड या बेस। रेजिन एक ऐसी चीज होती है जो या तो एसिड हो या बेस हो, उसके साथ साथ उसमें बल्कि ग्रुप्स लगे होने चाहिए, मतलब बड़े बड़े भारी ग्रुप्स। तो रेजिन इज समथिंग विच इज एन एसिड और बेस, जनरली ऑर्गेनिक ही मिलेगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स आपको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। अब H2SO4 को बल्कि ग्रुप थोड़ी बोलेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये चीज में अब सिंथेटिक आयंस आर यूज होते हैं यहाँ पर, जैसे कि बल्कि ग्रुप्स, या जिनको हम रेजिन भी बोलते हैं। आयन एक्सचेंज मतलब एक आयन दूसरे आयन से एक्सचेंज कर रहा होगा, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी आपको। कुछ लेंथेनॉइड आयंस होंगे, वो किसी से रिएक्ट करके कुछ बनाएंगे, फिर कुछ और इंसान आएगा वो कुछ और रिएक्ट करके बनाएगा, एंड सो ऑन, कुछ इसी तरीके का काम होगा। आयन एक्सचेंज होंगे बेसिकली, इस बात नाम से इतना तो क्लैरिटी मिल रही होगी। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉलम ऑफ सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रीजन। सबसे पहले सिंथेटिक आयंस यूज होते हैं, फिर यूजुअली अ कॉलम ऑफ सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन। बात करते हैं इसकी थोड़ी डिटेल में, आयन एक्सचेंज रेजिन विद फंक्शनल ग्रुप्स। इसका कटआउट बाद में देखेंगे, जैसे ही हम इस चीज को कर रहे हैं वैसे ही इसको भी कंटिन्यू रखेंगे। लाइक आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड, दे आर बीइंग यूज्ड। तो इसको मैं बोलूं थोड़ा सा आपको, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जैसा इसका प्रिंसिपल होता है। क्या होता है आप समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ एक मेरे पास एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ। एक ये जो पेपर होता है, आप मान लीजिए पेपर है, मान लीजिए अभी के लिए मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ, इस पेपर पे कुछ मॉलिक्यूल्स इससे जुड़े हुए हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पेपर से इन मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड बना रखा होगा। अब मैं बाहर से एक ऐसी चीज ला रहा हूँ जो इसमें मैं बाहर से कोई चीज ऐड कर रहा हूँ। अब जो भी मैंने चीज ऐड करी, अगर वो चीज जो मेरे पेपर पे कुछ मॉलिक्यूल से, मेरे जो बेसिकली पेपर था पी, कुछ मॉलिक्यूल ये सारे मेरे, कुछ ये ए मॉलिक्यूल से, ये ए जो है ये पी से अटैच्ड है, ए ने पी से बॉन्ड बना रखा है। अब मैं कुछ चीज बाहर से ला रहा हूँ, मान लेते हैं कुछ बी चीज बाहर से ला रहा हूँ, मैंने कुछ बाहर से एक सोल्यूशन डाला। अब अगर ए बी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले सकता है, तो क्या ए बी के साथ चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, हाँ सर चला जाएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज होती है कि यहाँ पर पहले हम एक सोल्यूशन डालते हैं, उसके साथ लेंथेनॉइड्स एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब मैं दूसरी एक ऐसी चीज डालूंगा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाए एज कंपेयर टू दैट थिंग जो मैंने इनिशियली डाली थी। फिर मैं उसको अकॉर्डिंग टू उसकी जो भी होगा कुछ ना कुछ तरीका, उसके तरीके से वो पहले कौन आ जाएगा बाद में कौन आ जाएगा वो हम देखेंगे, उसमें सेपरेट हो जाएगा। तो आयो बेसिक क्लियर होगा, क्या करूंगा, पहले एक चीज डाली बॉन्ड बना लिया, फिर दूसरी ऐसी चीज डालूंगा कि अब जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है। आपको ये भी बोल सकते हैं कि पहले ये क्यों नहीं डाली, उसकी बात हम करेंगे अभी, कि पहले ही मैंने ये क्यों नहीं डाली, ये भी हम सोच सकते हैं कोई। और जिसने सोचा होगा अच्छी बात है, लॉजिकल बात है कि आप ये सोच लें कि यार अगर हमें लेंथ नोट को सेपरेट कराना है तो हमें पहले कोई नंबर वन ये चीज डालने की जरूरत है, डायरेक्टली मैं ये डाल देता। बात करते हैं उसकी भी फिर जब हम इसका थोड़ा प्रिंसिपल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज माई लेंथेनॉइड आयन Ln3 पॉजिटिव। हमारे पास हम ये एसिड लोग ले रहे हैं, दिस इज माई 3H रेजिन। बेसिकली मैं तीन मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर कंपाउंड के, जो भी ये रेजिन हो, क्योंकि फिर तीन वैलेंसी सेटिस्फाई करानी है ना।
तो मेरे पास लेंथेनॉइड इस पर्टिकुलर रेजिन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, या रेजिन आप देख लीजिए COH है, तो CO नेगेटिव निकल जाएगा। 3 CO नेगेटिव अपने जो है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, लगभग कॉम्प्लेक्स ही बनता है। और यहाँ पे वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो चुकी, साथ में ये 3H+ निकल देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, अब हमारे पास एक बीकर होता है, उसमें यहाँ पे हमने रेजिन भर रखा होता है। अब रेजिन में मैं बाहर से ऐड कर देता हूँ मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड्स, डिफरेंट लेंथेनॉइड्स होंगे, उनको मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, उन्होंने रेजिन बना लिया होगा, सारे के सारे लेंथेनॉइड क्या रेजिन बना लेंगे, क्या सारे के सारे लेंथेनॉइड जो है वो रेजिन बना लेंगे, क्या सारे के सारे कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक अग्री करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। अभी तक के लिए इतना होल्ड रखते हैं, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँ। अब उसके बाद क्या होगा, जो H+ आयंस होते हैं उनको हम वॉश कर देते हैं थ्रू कॉलम, ये एक आपको देखने को मिलेगा। देन क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, इन मेटल्स आयंस को एल्यूट करेंगे बाय लीचिंग या एक एल्यूटिंग एजेंट के साथ। ये एल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जस्ट अभी बात करने जा रहा हूँ। मेटल्स आयंस आर एल्यूटेड, एल्यूटेड इज बेसिकली सिंपली मैं उनको वॉश्ड कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज से बाय लीचिंग या एल्यूटिंग। लीचिंग आई थिंक ये मैंने मेटलर्जी में पढ़ा था, तो उससे याद रखिएगा थोड़ा सा। लीचिंग की डेफिनेशन प्रॉपर बात करेगी तो जिसको याद होगा वो समझ जाएगा। एल्यूटिंग का मतलब आप सिंपली यहाँ लिखा हुआ है वॉश ऑफ, तो मतलब मैं कुछ अब क्या कर रहा हूँ, इनमें कुछ पर्टिकुलर चीज अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे हमारे पास ये जो है सॉर्ट ऑफ ओपनिंग टाइप होती है जिसको अभी मैंने क्लोज कर रखा है। यहाँ पे जो है नल बंद कर रखा है, समझ लीजिए आप। तो फिर जब मैं इसको खोल दूंगा तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये नीचे आने लगेगा। तो अभी तो नहीं कर रहा मैं, जब आएगा उसकी बात करते हैं। तो पहले ये बता दो, यहाँ पे एक कंटेनर है ऐसा जिसमें से हम नल टाइप लगा हुआ है, वाटर कूलर टाइप, कुछ भी आप समझ लीजिए जो समझना चाहें। तो क्या बात बता दी मैंने, इसके बारे में बता दिया। अब एल्यूटिंग एजेंट हम लेते हैं, तो हम ऐसा एल्यूटिंग एजेंट लेंगे जो कि एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हो, मतलब वो कॉम्प्लेक्स बने। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ये दोगे जो कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है सर। सर क्यों लेंगे बता रहा हूँ बेटा, बताता हूँ। अब क्या होता है, वो जो हम लेते हैं इस केस में हम सिट्रिक एसिड या सिट्रेट आयन लेते हैं। सिट्रिक एसिड का जो है वो सिट्रेट आयन बन जाता है, या फिर अमोनियम सिट्रेट भी हो सकता है, आपको लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि हमें सिट्रेट आयन से मतलब है सिट्रिक एसिड भी हो देगा, अमोनियम सिट्रेट भी होगा ना। अब क्या होगा, अब मेरे पास इस पर्टिकुलर जगह पर क्या पड़ा हुआ था सर, यहाँ पर सारे के सारे लेंथेनॉइड ने डिफरेंट रेजिन के साथ एक बॉन्ड बना रखा होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सिट्रिक एसिड है सभी को पता है, सिट्रिक एसिड इज एन एसिड। अब वो क्या करेगा, अपने 3H+ लूज कर देगा और सिट्रेट आयन बन जाएगा 3 नेगेटिव। अब ये मिलके बनाएंगे आपका कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे दिस आयन विल बी रिप्लेस बाय दिस पर्टिकुलर। तो क्या होगा, अब जितने भी हमारे लेंथेनॉइड्स होंगे सारे के सारे लेंथेनॉइड्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसके साथ साथ ये नीचे चला जाएगा। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में बात कर दूं, ये बस मैं रिएक्शन समझा रहा था, लिख रहा था समझाने के लिए, और साथ में आपको ये 3H रेजिन वापस जुड़ जाएंगे। तो ये रिएक्शन आई होप समझ में आई होगी। अब मैंने क्या करा, बाहर से पहले यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मुझे लेंथेनॉइड मिल गया, यहाँ पर लेंथेनॉइड है, सॉरी लेंथेनॉइड है, वो रेजिन के साथ बॉन्ड बना रहा था। तो अब लेंथेनॉइड के भी क्या साइज डिफरेंट होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। क्या डिफरेंट लेंथेनॉइड जो है वो डिफरेंट साइज का है? सर बिल्कुल है। वो रेजिन के साथ डिफरेंट तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक हमारे पास होगा लेंथेनम बना रहा होगा रेजिन के साथ, एक ल्यूटेटियम बना रहा होगा, कहीं सीरियम बना रहा होगा, तो अलग अलग लेंथेनॉइड्स अलग अलग रेजिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए बैठे होंगे। क्या इस बात से सभी लोग अग्री करते हैं? सर बिल्कुल अग्री करते हैं। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिट्रेट आयन डाल रहा। तो सिट्रेट आयन क्या करेगा सर, सिट्रेट आयन ये करेगा, सिट्रेट आयन यहाँ से ऊपर होगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां तक सिट्रेट आयन सबसे नीचे चला जाए, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, इतना समझ में आया? तो सिट्रेट आयन को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिट्रेट आयन का जो सोल्यूशन है वो फ्लो डाउन होगा। तो अब इस टाइम हुआ क्या, एज सिट्रेट सोल्यूशन फ्लोज डाउन द कॉलम, तो जैसे जैसे मेरा सिट्रेट आयन का सोल्यूशन फ्लो होता गया, तो वो क्या लेंथेनम से रिएक्ट करता जाएगा? हाँ सर। तो जैसे जैसे वो लेंथेनम से रिएक्ट करता जाएगा, यहाँ पे एक लेंथेनम हो, उसने रिएक्ट करी, यहाँ रिएक्ट करी, यहाँ रिएक्ट करी, तो वो एट द एंड नीचे आ जाएगा। और जैसे ही वो नीचे आएगा और फिर मैं इसको ओपन कर दूंगा, तो एट द एंड मेरा जो सिट्रेट सोल्यूशन है उसके साथ साथ मेरे लेंथेनॉइड्स निकल जाएंगे, फिर मैं उनको एट द एंड निकाल दूंगा। तो थोड़ा सा लिख लूं, फिर एक बार इसको प्रॉपर्ली समराइज कर दे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे ये नीचे आता रहा, वैसे ही मेरे जो लेंथेनॉइड आयंस हैं दे आर रिमूव फ्रॉम रेजिन। क्योंकि अब रिमूव क्यों है, द रीजन इज क्योंकि जो लेंथेनॉइड्स हैं वो, जो ये हमारा सॉरी ये सिट्रेट आयन है, दिस फॉर्म स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दिस रेजिन, तो इसी वजह से ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, और हमारा लेंथेनॉइड सिट्रेट का जो है वो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आपके सामने नजर आएगा आपको, ठीक है।
तो lanthanide ions आर रिमूव फ्रॉम रेजिन, ये हो गई एक चीज, ठीक है। तो lanthanide ions आर रिमूव फ्रॉम रेजिन एंड सिट्रेट एंड फॉर्म सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, या सिट्रेट, हाँ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स टू बी मोर प्रिसाइज। अब क्या होगा, जैसे समझिए कि मैंने पहले सबसे ऊपर कुछ हमारे lanthanide प्रेजेंट होंगे, उनका कुछ ना कुछ रेजिन होगा सबसे ऊपर, वो सबसे पहले सिट्रेट आयन से रिएक्ट करेगी। अब जैसे ही ये lanthanide सिट्रेट का एक ऊपर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, अब वो नीचे जाएगा, नीचे क्या रेजिन पड़े में बहुत सारे, हाँ सर, तो वो दोबारा क्या करेगा, दोबारा रेजिन बना लेगा, दोबारा क्या करेगा, तो सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर वाली लेयर में मेरा कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इसके नीचे तो भाई बहुत सारे रेजिन पड़े थे और एल एन एस रेजिन, और साथ में बहुत सारे रेजिन के मॉलिक्यूल्स पड़े थे, हाँ। अब जैसे ये नीचे आएगा, ये दोबारा रेजिन से रिएक्ट करेगा, दोबारा जो है वो एलन रेजिन बना लेगा, ठीक है, फिर सर क्या हुआ, फिर बेटा और डाल रहा हूँ ना मैं सिट्रेट, अब मैं दोबारा सिट्रेट डालूंगा, अब दोबारा सिट्रेट इससे रिएक्ट करेगा, दोबारा एलन सिट्रेट बना लेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर रेजिन बना लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये आएगा, फिर सिट्रेट बनाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रेजिन बनाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे ये हम लिखा हुआ है जीडीली में, ऑल्टरनेटिवली रेजिन एंड सिट्रेट के साथ बहुत बार ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो लेंथेनोड ग्रेजुअली ट्रेवल करेंगे डाउन द कॉलम एंड इवेंचुअली दे विल पास आउट ऑफ द कॉलम एज अ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर होता है। आई होप समझ में आओगे क्या हो रहा है, सिट्रेट आया, सिट्रेट बना, नीचे ये जैसे ही नीचे जाएगा ये देखेगा यार यहाँ तो रेजिन पड़ा है, तो रेजिन पकड़ लेगा इसको, फिर सिट्रेट और डाल रहा हूँ मैं, सिट्रेट का बेटा इधर आओ वापस, तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग बना दोगे, हाँ सॉरी सर याद आ गया। तो अब कोई क्या इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे ये एल सिट्रेट बन गया बेटा, ठीक, अब ये जैसे ही नीचे गया, क्या नीचे रेजिन के मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं, तो अब मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या ये फीजिबल है या नहीं, मैं यहीं पर आपको इसकी फीजिबिलिटी समझा दूंगा, शायद हो सकता है मैंने कुछ बैलेंस चीज में गड़बड़ कर दी हो, 3 यहाँ पे लगाना होगा, यहाँ पे, हाँ ठीक है, 3 मॉलिक्यूल से आप बैलेंस कर लिएगा उसको, और ये सिट्रेट आएगी। अब जैसे ही लेंथेनॉइड इस पर्टिकुलर जगह पर आया, क्या इस पर्टिकुलर जगह पर रेजिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सर बिल्कुल है। अगर आप लोग क्लास 11 12 पढ़ के आए हैं तो आपको ये बात पता होगी, अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम वाला यूनिट देख के आए तो आपको ये बात पता होगी, जैसे ही यहाँ पे मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगा रिएक्शन फॉरवर्ड में भागेगी। क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलिए ये सुन, मैंने माना ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मैं इसको मना नहीं कर रहा, पर बिकॉज ऑफ द ली चैटरियल प्रिंसिपल इसको अपनी क्षमता के से भी ज्यादा एक चीज मिल गई, दैट इज ली चैटरियल प्रिंसिपल, तो ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं और सिट्रेट ला रहा हूँ, और सिट्रेट सिट्रेट ला रहा हूँ, रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड पाथवे। क्या ये बात सबको समझ आई, बोलिए यस और सर बिल्कुल आ गई। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, ये रिएक्शन मैंने अभी बैठ बैठ के दिमाग में बनाई कि मेरे हिसाब से यही मोस्ट प्रोबेबल है। अगर आपको याद ना रहे ये लिख के मत आना एग्जाम में कोई भी, आप दिमाग में सोचिएगा इस तरीके से कि अच्छा अच्छा सर ये मैकेनिज्म हो रहा होगा, दिमाग में आप इस तरीके से सोचिए, तो प्रोबेबली आई थिंक दिस इज द मोस्ट पॉसिबल आउटकम के यही हो रहा होगा पॉसिबल, जो हमारा रेजिन इसका जो है ऑल्टरनेटिवली बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम तो है ही। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ली चैटरियल साहब का बहुत बड़ा रोल होगा, मतलब उनके प्रिंसिपल का, उनका नहीं, उन्होंने तो पता नहीं लेंथेनॉइड वेंथेनॉइड पे काम करा होगा या नहीं, तो वो ये तो वही जानते होंगे, और कुछ हमारे टीचर वगैरह जानते होंगे तो बता देंगे। बाकी इनके प्रिंसिपल का इस्तेमाल तो भाई हर जगह, तो अब नीचे नीचे आता जाएगा। एक और चीज है कि जो स्मॉलर लेंथेनॉइड आयन होगा, जैसे कि Lu3+ सबसे ज्यादा स्मॉल, स्मॉल है ना, अब जब जाएंगे, हाँ, ये क्या करेगा, इट एक्चुअली फॉर्म स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सेस विद सिट्रेट, क्योंकि छोटा इंसान है तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद सिट्रेट के साथ, जितना छोटा होगा उतना जो वो स्ट्रांगली, आप समझ लीजिए वो हेल्ड करेगा कॉम्प्लेक्स को, और आपको पता है ये चार्ज बाय साइज, तो ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा कॉम्प्लेक्स, इसी वजह से ये सबसे पहले एल्यूटेड होगा, एल्यूटेड फर्स्ट फ्रॉम कॉलम। अब एक और चीज बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटा इंसान था, जब मैंने इसका सोल्यूशन लिया Ln3+ का, मैंने सोल्यूशन लिया था, मतलब बहुत सारे लेंथ थे, क्या उसमें ल्यूटेटियम भी होगा, सर बिल्कुल होगा अगर करना होगा, क्योंकि हम बात करें साइज की, ल्यूटेटियम सीएम वगैरह सब होंगे गैडोलियम, तो ल्यूटेटियम क्या सबसे छोटा है, क्या मैंने यहाँ सोल्यूशन लिया, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली मैंने सोल्यूशन लिया था, हाँ, क्या इस सोल्यूशन में ऑब्वियसली मैंने सॉल्वेंट लिया होगा, और मेजरली मैं वाटर ही लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटा इंसान है, इसको पानी के मॉलिक्यूल क्या सबसे ज्यादा घेर लेंगे, समझ आया, बोलिए ये सर समझने की बात नहीं थी, तो लॉजिकल बात थी कि जो छोटा होता है उसको सबसे ज्यादा पानी घेर लेता है, द मोमेंट पानी सबसे ज्यादा घेरेगा तो मैं क्या बोलूंगा, ल्यूटेटियम आयन क्या हो गई, मैक्सिमम हाइड्रेशन। अब जैसे ही ये अपने एक्वस सोल्यूशन से रेजिन के साथ आएगा, क्या ये अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना पाएगा या नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए सर, क्योंकि इसको पहले हाइड्रेशन मिल गई, तो ये कहेगा भाई मैं कितने बॉन्ड बनाऊं, मुझे तो पानी नहीं घेर लिया, भाई रेजिन में तुमसे कैसे बॉन्ड बनाऊं, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम की बात है। तो यहाँ पर ये जेडीली में बात लिखी हुई है, बिकॉज ये इसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन होती है, तो इट इज दैट वन विच इज लूजली अटैच्ड विथ, या मैक्सिमम लूजली अटैच्ड विथ रेजिन।
आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं अपने जेडली के कटआउट पर, जहां पर ये लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिड एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। लेंथेनॉइड आयंस आर एब्जॉर्ब ऑन द रेजिन एंड रिप्लेस, ठीक है, पहली रिएक्शन हो गई। फिर H प्लस को हम वॉश आउट कर देते हैं थ्रू द कॉलम। फिर मेटल इज एल्यूटेड या वॉश्ड ऑफ इन अ सेलेक्टिव मैनर। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेते हैं हम या बफर सोल्यूशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल है बफर सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसान, ठीक है, और अ डाइल्यूटिंग सोल्यूशन। फिर यार यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे दी, ठीक है सर। फिर सिट्रेट आयन जैसे नीचे नीचे जाएगा, आपके लेंथेनॉइड आयन रिमूव होते रहेंगे। तो जो जो मैंने की पॉइंट लिखा है वो चीज अगर आप लिख देंगे, थोड़ा सा डायग्राम बना दिएगा, सब काम बन जाएगा आपका। नीचे जाएंगे फिर दोबारा से रेजिन से आ जाएंगे, तो अल्टरनेटिवली काम होता रहेगा आपका, ठीक है। अब मेटल आयन जैसे ग्रेजुअली जाता रहेगा डाउन, तो यहाँ पे सिट्रेट इनके साथ बहुत ज्यादा बार वो होता रहेगा, तो देन आप फाइनली लिखेंगे इवेंचुअली पास आउट ऑफ द बॉटम एज अ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो सच एज Lu जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है देन एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर इंसान, ठीक है। स्मॉलर और हैवियर आयन जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे सॉल्यूशन में एंड कम टाइम स्पेंड करेंगे कॉलम में, तो वो एल्यूटेड हो जाएंगे फर्स्ट, ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया। और बाकी आप सबको देख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकली की बात आ गई, यहाँ थोड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, तो यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना स्पेक्ट्रोस्कोप। बाकी आप चाहें तो लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछ जाएंगे अगर याद करना चाहें, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ नेटवर्क, आई होप आपको समझ में आएगी। अब छोटी सी 2 4 7 मिनट की बात कर लेते हैं एक्टिनॉइड्स के भी बारे में, स्पेसिफिकली कुछ बात मुझे बतानी थी, तो वो भी मैं बता के इसको निपटा दूं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि दे एक्चुअली शो मोर या मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। ये सवाल बनता है, शायद हमारे एग्जाम में बना था जितना मुझे याद आ रहा है, लास्ट ईयर के पेपर में अगर देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। एज वेल एज हायर, शो मोर ऑक्सीडेशन एज वेल एज हायर, मतलब +2 +3। हम मानते थे जनरली लेंथेनॉइड +3 से आगे जाएंगे, पर ये +4 +5 और आगे भी जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, ये एक सवाल बनने के काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसका रीजन किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है वो आप थोड़ा सा देखिए। तो एक सबसे पहला रीजन, क्या 5F अपने न्यूक्लियस से एज कम्पेयर टू 4F दूर है। आप सभी लोग इस बात को मानते हैं? सर क्यों नहीं मानते, बिल्कुल मानेंगे, ठीक है। एक बात आपने मान ली, बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा, तो ये न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा या नहीं? हाँ सर। तो क्या अगर कोई इंसान न्यूक्लियस से दूर हो गया तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने इजी होगा एज कम्पेयर टू जो पास है? क्या पहला रीजन समझ में आया? सर बिल्कुल आ गया, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी ज्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे रिमूवल ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन इज इजियर। रिमूवल ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन इज easier than as compared to removing from 4s सेक्शन। थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में करके लिख लीजिएगा, देन 4s सेक्शन लिख दीजिएगा, पूरी बात बता दिएगा कि इलेक्ट्रॉन उससे न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा एंड सो ऑन। और एक और चीज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका ज्यादा डिफ्यूज स्ट्रक्चर है, ड्यू टू मोर डिफ्यूज स्ट्रक्चर, तो ये बात भी लिख देंगे आप तो और अच्छा हो जाएगा, ड्यू टू मोर डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ 4s। और साथ में आप एक डिस्टेंस वाला पॉइंट भी बोल दीजिएगा, ठीक है सर, ये बढ़िया बात हो गई। क्या सर और बताना? हाँ, और भी हम लिख सकते हैं। एक और इसका रीजन बोला जाता है जो आई थिंक मेन रीजन भी बोलते हैं, तो ये बोला जाता है कि जो 4F है उसके बारे में हमने बात करी कि वो 5S और 5D या 5P के अंदर छुपा हुआ रहता है, ये हम बात करते हैं। पर ये जो 5F है ना, थोड़ा सा ये अलग इंसान है। अच्छा सर ये क्या हुआ, ये क्या करता है, इसके बारे में लिखा हुआ, ये पॉइंट शायद जेडली में ही होगा कहीं ना कहीं। इसके बारे में लिखा हुआ जो 5F ऑर्बिटल है दैट एक्सटेंड इनटू द स्पेस बियॉन्ड द 6S एंड 6P पार्ट वो 6S एंड 6P ऑर्बिटल्स। तो आपको मैं अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या होता है भाई, 4F ऐसा इंसान है वो अंदर है, मतलब अंदर है वो 4th नंबर पे, बाकी बाहर 5S और 5P है। तो वो चुपचाप कहता है मैं अंदर ही हूँ, ठीक है मैं अंदर ही ठीक हूँ। पर 5F ऐसा इंसान है वो कहता है भाई 4F तुम तो बच्चे थे, तुम छोटे थे, तुम अंदर रुक गए, पर मैं नहीं मानूंगा, मुझे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके दिखाना है, मैं बाहर निकलूंगा। और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे आप उतना ही कहीं ना कहीं बॉन्ड में ज्यादा फॉर्मेशन करोगे। क्या आप कोवलेंट बॉन्ड की मदद से समझ सकते हैं, या आयनिक की भी मदद से समझ सकते हैं, या कोऑर्डिनेट की मदद से भी समझ सकते हैं। तो जितना ज्यादा वो अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे उतने, उसी के अकॉर्डिंग वो। तो 5F ऑर्बिटल कहता है कि भाई मैं जो है वो अंदर नहीं बैठता हूँ, मैं निकल के बाहर आ जाऊँ। अब ये लाइन लिखी हुई है, अब इसका क्या मतलब है कि 6 शेल से बाहर 5th शेल होगा, आई कांट कमेंट ऑन इट क्योंकि ये लाइन है, बट हाँ ये रीजन है, ये इतना मैं बता रहा हूँ। आप लोग चेक करके मुझे क्रॉस चेक करके बता दिएगा ये वाला, तो कहीं ना कहीं से यार मैंने पढ़ के लिखा होगा नोट्स में, जब लिख रखा है मैंने अपने कुछ अपने टाइम में, जब मतलब पढ़ रहा था एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो ये पॉइंट करा था मैंने। तो 5F ऑर्बिटल्स एक्सटेंड इनटू एक्सटेंड इन सॉरी एक्सटेंड इनटू स्पेस, हाँ सही, बियॉन्ड द 6S एंड 6P ऑर्बिटल्स। जब होता है ना, जब ये हम मतलब थर्ड सेमेस्टर का ही चल रहा है ना, तो थर्ड सेमेस्टर के टाइम
एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं वैसे मैक्सिमम लोग, तो वैसे मैं भी पढ़ता था। और उस टाइम पे आई होप यू मस्ट रिमेम्बर कि तभी आई स्टार्टेड विद द डीयू परीक्षा। तो दिसंबर का ही टाइम था वो, जब एग्जाम भी चल रहे थे मेरे एंड साथ साथ आई वाज अपलोडिंग, आई वाज ट्राइंग टू अपलोड। तो फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम था, और फिर कैसे याद करिएगा आप लोग, फिजिकल से एक दो दिन पहले ही मैंने बस सारा का सारा काम निपटाया था। बहुत डिमांड पे फिजिकल की वीडियो आई थी, आई रिमेम्बर, स्टिल रिमेम्बर कि मतलब बहुत मुश्किल से मैंने मेहनत करके कोशिश करी थी यार नहीं कर लूं, क्योंकि फिजिकल यार बहुत वेरी डिफिकल्ट, वेरी ऑड, वियर्ड सी थी काफी ज्यादा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की तो लगा था कि मतलब यार कंसेप्ट समझाएं कैसे, बहुत मुश्किल से, बट कोशिश करी थी कि हाँ समझा दिया था। लेक्चर्स बिल्कुल लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट के बना देते थे, और फिर जो पेपर आया था भाई साहब, मतलब 50 से ऊपर का, सबसे ज्यादा ज्यादा परसेंटेज की टर्म्स में बात करें, शायद 90% पेपर बना था, है ना, लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारे सवालों से। तो बहुत बढ़िया लेवल पर हमारा जो है वो पेपर बन गया था, तो ये एक अच्छी अच्छी बात हो गई थी, थोड़ा मेहनत जो है वो काम आ गई थी। बाकी उस टाइम पे कम भी लोग थे हमारे साथ, तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगी ये बात, तो जो रिलेट कर पा रहे हैं भाई बढ़िया, कमेंट पे या टेलीग्राम पे एक बार बताते जाइएगा, आपको याद है ये बात या नहीं। तो ये था हमारा, तो उसी टाइम पे मैं ये भी पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अब तो वीडियो बना रहा हूँ यार, तो मतलब थर्ड सेमेस्टर की भी बनानी पड़ेगी। तो मैंने सोच के थोड़ा सा नोट्स मैंने थोड़े तमीज से बना लिया था, वरना उससे पहले मैं नोट्स वोट्स कुछ भी तमीज से बनाता नहीं था। तो एक कॉपी फिर ढूंढी तो उसमें देखा हाँ कुछ कुछ लिख रखे हैं चीजें, तो वो आज काम आ रही है, तो तभी आ रही थी, वरना उससे पहले तो मतलब ऐसे ही बस काम चला वो काम कर रहे थे हम भी, जैसे आप सभी लोग करते हैं वैसे हम भी कर रहे थे, क्योंकि तब स्टूडेंट थे। फिर जिम्मेदारी आ गई ना पिछले साल के, मतलब दिसंबर में, यार अब तो फर्स्ट सेमेस्टर की कर दी, तो सेकंड थर्ड की भी करनी होगी, और करनी चाहिए, जब मतलब खुद ही जिम्मेदारी ली थी, ऐसा तो नहीं था किसी ने बोला था मुझसे, मुझसे तो किसी ने नहीं बोला था, कोई जानता भी नहीं अभी तक मुझे कि मैं कौन हूँ, मतलब कोई बोलेगा कैसे कि मैं ये कर सकता हूँ। तो हाँ मैंने खुद कोशिश करी थी कि यार मतलब अपने आप, जब हम नहीं बना, हमें नहीं मिल पाई ऐसी, तो हम कोशिश कर सकते हैं, और वो काम कर गई थी कोशिश। तो सेम यही चीज फिर आगे दूसरा कि यार अब एक बार कर लिए तो सलीके से पढ़ाई लिखाई कर लें, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, तो वहीं से मैं ये चीजें थोड़ी सी देख रहा था कि हाँ यार ये चीज है, तो वहीं से मैं खुद भी समझ के फिर वहीं से पढ़ा था अपने नोट्स की मदद से। इससे पहले मैं मतलब बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह में घूमता था, अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करता था, काफी चीजें दिखता था। बट अब इतना थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, थोड़ा सा काम आसान हो गया, बट इतना नहीं हुआ, अब भी देखना पड़ता है, क्योंकि समझाने के लिए चीजें थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर देखनी पड़ती हैं, और चीजों को डेप्थ में जाना पड़ता है, तभी समझा पाता है इंसान चीजें, वरना फिर नहीं समझा पाएगा, नोट से खाली थोड़ा सा कम काम होता है। बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा बना पाऊँ डिटेल। तो चलते आगे, बात हो गई ज्यादा। तो क्या बात चल रही थी यहाँ पे, फाइव फाइव एफ इंसान की बात चल रही थी कि तो ये क्या करेगा भाई, कहेगा मैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। आप फोर एफ बच्चे थे, आपको जो है फाइव एस फाइव पी ने घेर लिया, मुझे सिक्स एक्स सिक्स पी नहीं घेर सकते, मैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। एक इंपॉर्टेंट की आदत है, सो दैट्स वाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अर्लियर एक्टिनॉइड एलिमेंट। तो जनरली आपके जो अर्लियर वाले होते हैं, जो स्टार्टिंग वाले एक्टिनॉइड्स होते हैं, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी ये बात भी, या तो एक्टिनॉइड्स के केस में आएगा, या बोलेंगे अर्लियर एक्टिनॉइड एलिमेंट shows higher oxidation state as compared to lanthanide, या in contrasting to 4f orbitals। तो ये यहाँ पर बात है, ठीक है। तो 4f ऑर्बिटल जो है वो buried होते हैं, तो ये एक बात होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे और क्या बात कर सकते हैं इनके बारे में, अगर मैं करना चाहूँ तो इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख दूं, कि जो इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, वही जो आपका पैटर्न मिलता है फ्रीक्वेंसीज वगैरह का, आप समझ लीजिए, दैट आर अबाउट 10 टाइम्स एज इंटेंस, 10 टाइम्स इंटेंसर लिख देता हूँ मैं, देन लेंथेनॉइड होगा ऑब्वियसली, मैं और इससे तो कंपेयर नहीं करूंगा एक्टिनॉइड को, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और आपकी जो है वो, हाँ, जो स्पेक्ट्रा होता है इसका, जनरली जो पैटर्न होता है उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह वाला जो बात दिखाया था थोड़ा सा, तो यूजुअली जो इसका आपको स्पेक्ट्रा दिखेगा, साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भाई ऊट पटांग एकदम उल्टी सीधी, अगर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज बोलो, और अगर तमीज की लैंग्वेज बोलूं तो स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। सिंपल सी नॉर्मल हमारी इंग्लिश प्यारी सी लैंग्वेज, एंड प्रॉपर्टीज आर pretty much complex or very complex and difficult to interpret. So this is one of the important point for the actinoid. लास्ट एक दो बातें करते हैं फिर इसको समाप्त करते हैं, और क्या बोल सकते हैं इनके बारे में। तो लेंथेनॉइड्स की इनकी फिलिंग के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि क्या होता है, हो सकता है ये भी आ जाए। तो लेंथेनॉइड की जो फिलिंग होती है, मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो उसमें हो सकता है ये पॉइंट काम आ जाए, अगर कभी पूछ लें किसी एफ वाले की, उससे रिलेटेड कुछ सवाल बन जाए। तो लेंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल, तो हम रेगुलरली 4f में बढ़ते रहते हैं। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब ये कि 4f1 4f2 फिर ये सिलसिला चलता रहता है। क्या उसमें नहीं चलता एक्टिनॉइड्स में? शायद नहीं चलता। यहाँ पे क्या हुआ, एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर दो आ गए, यहाँ पे तीन आ गए, फिर यहाँ छह आ गए, चार आ गए, फिर यहाँ छह आ गए, फिर सात आ गए, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रेगुलरली बढ़ रहे हैं। पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले में नहीं था, तो सर ये क्या बात हुई, पहले में होना तो चाहिए था, पर नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसका। तो यहाँ पे मुझे जो ये कॉन्फ़िगरेशन दिखनी तो चाहिए थी कि ये
6d1 और 5f1 हो, पर नहीं ऐसा। तो क्यों है ऐसा रीजन, उसके बारे में देखते हैं। हाँ तो वेयर आई वाज, अक्सर हो गया। सो हाँ यहाँ पे, सो लेंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स रेगुलरली। बट एक्टिनॉइड में क्या बोला जाता है कि जो फर्स्ट फोर एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं उनमें जो डिफरेंस है एनर्जी में, जो 5f एंड 6d का एनर्जी डिफरेंस है वो स्मॉल है। अच्छा जी, तो आपको देखेंगे कुछ कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई बोथ 5f एंड 6d, और ये किसके लिए, फॉर स्पेसिफिकली फर्स्ट फोर एक्टिनॉइड्स। देन उसके बाद ये बताया गया है कि लेटर इन द सीरीज, लेटर क्या होगा, लेटर इन द सीरीज हमारा जो 5f है उसकी एनर्जी अप्रिशिएबली लोअर हो जाती है। तो रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं कोशिश करता हूँ उसको दोबारा से समझा दूं, तो लेट मी जस्ट राइट, फिर मैं इसको समझा। अप्रिशिएबली, अप्रिशिएबली मुझे लग रहा है मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत दे रहा हूँ, लोअर। सो रेगुलर ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें देखने को मिले। ठीक है, तो आई थिंक यही है हमारे पास एक्नॉट में। एक बार मैं कोशिश करता हूँ ये वाले पॉइंट को देखने की। जैसे जहाँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इन चारों में आपको डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एफ के साथ साथ डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग के दो में दिख रहे हैं डी में इलेक्ट्रॉन, वो भी ड्यू टू सम रीजन होगा, किसी वजह से डी में आ गया होगा लेंथेनॉइड्स में। वेरएज एक्टिनॉइड्स में आपको चार तक दिख रहे हैं। तो ये बोल, इसी पॉइंट को ये बोल रहे थे कि शुरू के चार एक्टिनॉइड में 6d और 5f की एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आप फिर कहीं पे भी भर दो। जब एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप कहीं पे भी भरने के चांस रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, 5f की एनर्जी काफी कम हो जाती है, तो कम हो गई तो पहले आप कम वाले में ही भरोगे। यहाँ पे क्या था, 5f की थोड़ी ज्यादा रहती है, 6d की तो है ही ज्यादा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैच ड्रॉ होने लगता है, या 5f की एनर्जी कम हो जाती है, तो फिर हम कहेंगे हाँ चलो चुपचाप आप 5f में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो दिस वॉज अबाउट दैट एक्टिनॉइड वाला पॉइंट, और आई थिंक अब पूरा हो गया। और हाँ, लास्ट एक चीज मैं ये भी बता दूं कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू लेंथ। तो लिख देते हैं इसको, इनका आपको जो है वो लेस, लेस ही है ना, हाँ, लेस मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, बट कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत अजीब सा कुछ ना कुछ वैल्यूज है देन लेंथ। So this completes our lengthenoid and actinoid, I guess. That's it for today's lecture as well as for complete डी एंड एफ ब्लॉक एंड लेंथेनॉइड से। आप समझ लीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट ये डी एंड एफ हो गया, मतलब हमारा डी पूरा हो गया, अब एफ भी हमारा पूरा हो गया। अब जो है वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं एंड क्या है, ग्रेविमेट्री। तो ये छोटे छोटे से यूनिट्स हैं, देखते हैं इनको भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, फिर हमारा एक बच रहा है ऑर्गेनिक का, वो होगा वन शॉट का सिलसिला हमारा हो जाएगा मुकम्मल। तो ये बोलूंगा आपसे, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जूनियर्स की मदद करते रहिए, जो भी चीज चाहिए वो बता दीजिएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आने वाले लेक्चर में, इतनी जल्दी नहीं होगा। जो भी अब नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक ही होगा, प्रोबेबली दिस वीक इज वेरी वेरी ऑक्यूपाइड ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस। तो इस वीक तो कुछ खास हो नहीं पाएगा, जो भी होगा वो नेक्स्ट वीक ही से ही स्टार्ट करेंगे अब अपना नेक्स्ट जो भी हमें करना होगा। तो हो सकता है मैं थर्ड यूनिट उसका ले आऊँ, या क्योंकि ऑर्गेनिक का छोटा छोटा अलग अलग करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक साथ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि काफी टाइम लगेगा उसमें। जितना मुझे लग रहा है ये तो फिर भी एक डेढ़ घंटे के हो रहे हैं, तो ये तो हो भी जाते हैं एक साथ, पर वो तो आई डोंट थिंक हो पाएगा बिल्कुल भी। उसको तो मुझे टाइम देके करना पड़ेगा, अलग अलग यहाँ पे दिमाग को थोड़ा सा सेटल रखना पड़ेगा, किसी लंबे दिन बैठना पड़ेगा, या तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं टाइम निकाल के देखता हूँ कैसे उसको करना है। बाकी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो पाए वो भी उतनी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये था आपके लेक्चर में, मजा आया होगा। फीडबैक जरूर देते रहिए, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।